यह एक विशेषज्ञ था जिसने यिन यांग क्षेत्र को पार कर लिया था। केवल उन विशेषज्ञों को ही सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है जिन्होंने यिन यांग क्षेत्र को पार कर लिया था। उनके सामने नेबुला पवेलियन का विशेषज्ञ इतना ही सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ था। उन्होंने सर्वालोक महाद्वीप के 3000 प्रांतों के विशेषज्ञों को हेय दृष्टि से देखा। हे नीच मनुष्यों, तुमने एक जानवर सम्राट का अंडा चुरा लिया, मैं तुम सबको मार डालूंगा। जानवर सम्राट गुस्से से दहाड़ने लगा। इसने एक बार फिर मानव विशेषज्ञ की ओर हमला किया। कोई आश्चर्य नहीं कि जानवर सम्राट ने जानवरों का उपद्रव शुरू कर दिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जानवर सम्राट का अंडा चोरी हो गया था। योहान चौंक गया। जानवर सम्राटों के लिए अंडे देना बहुत मुश्किल था। भयंकर जानवरों के लिए वे जितने मजबूत थे, उनके लिए जन्म देना उतना ही कठिन था। जानवर सम्राट का अंडा चोरी होने पर जानवर सम्राट का क्रोधित होना स्वाभाविक था। कोई नहीं जानता था कि यह किसने किया, लेकिन इस घटना ने कई निर्दोष लोगों को फंसाया था और उन्हें दुखद रूप से मरने का कारण बना दिया था। नेबुला पवेलियन और जानवर सम्राट के विशेषज्ञ एक बार फिर भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे और यह बताना मुश्किल था कि कौन जीत रहा था। नेबुला पवेलियन के सर्वशक्तिमान चिल्लाए, नेबुला पवेलियन आपकी इस मामले में जांच करने में मदद करेगा। हम निश्चित रूप से आपको संतोषजनक जवाब देंगे। शंभू ने कहा, नेबुला पवेलियन पशु सम्राट के प्रति इतना सहिष्णु क्यों है? भले ही जानवर सम्राट की तुलना सर्वशक्तिमान अस्तित्व से की जा सकती है, यह नेबुला पवेलियन का क्षेत्र है। योहान ने कहा, ये जानवर सम्राट भी सरल नहीं है। उनमें से कुछ के पीछे जटिल ताकतें हैं। यदि दानव जाति शामिल है तो नेबुला पवेलियन को भी सावधान रहना होगा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, कई चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितनी सतह पर लगती हैं। इस जानवर सम्राट का नेबुला पवेलियन के साथ किसी प्रकार का लाभकारी संबंध हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का समय दूंगा। यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं जानवर सम्राट के अंडे को सक्रिय कर दूंगा और नेबुला सिटी पर हमला करूंगा। जानवर सम्राट की ठंडी आवाज सुनाई दी, फिर वह दूर उड़ गया और जंगल की गहराई में गायब हो गया। नेबुला पवेलियन का सर्वशक्तिमान हवा में खड़ा था और थोड़ी भौहें चढ़ा रहा था। बव्वा, तुम बच नहीं सकते। दूर से काले कपड़े पहने 10 आदमी उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने रुद्रसेन, योहान और शंभू को भयावह मुस्कान के साथ देखा। इन लोगों को अपने पीछे भागते देख रुद्रसेन और अन्य 2 के हाव भाव बहुत बदल गए। नेबुला पवेलियन के सर्वशक्तिमान ने भी यहाँ की स्थिति देखी। जाहिर तौर पर उसका ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था और जाने के लिए मुड़ गया। वरिष्ठ, हम सभी कुलीन परिवारों के शिष्य हैं जो नेबुला पवेलियन में शामिल होने आए थे। मुझे नहीं पता कि हमने इन खलनायकों को कैसे नाराज किया, लेकिन उन्होंने वास्तव में हमारा पीछा किया। कृपया हमें बचा लें, रुद्रसेन जोर से चिल्लाया। हाँ, शिष्य जो नेबुला पवेलियन में शामिल होना चाहते हैं। नेबुला पवेलियन के सर्वशक्तिमान ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और रुद्रसेन और अन्य 2 को संदेह की दृष्टि से देखा। इन तीनों का वास्तव में यिन यांग करने वालों द्वारा पीछा किया जा रहा था, जिससे उसे संदेह हुआ। रुद्रसेन ने कहा, हमें कुछ मौके मिले जिसके कारण ये लोग हमारी जासूसी करने लगे। हम आपको देना पसंद करेंगे। ओह, क्या अवसर! सर्वशक्तिमान की आंखें थोड़ी चमक उठीं। हमने एक गुप्त आत्मा तकनीक प्राप्त की, इसीलिए हमारा पीछा किया गया। रुद्रसेन ने कहा, गुप्त आत्मा तकनीक? बढ़िया, जल्दी से मुझे दे दो। नेबुला पवेलियन का सर्वशक्तिमान प्रसन्न था। नेबुला पवेलियन गुप्त आत्मा तकनीकों में सबसे कुशल था और नेबुला पवेलियन के ऊपरी सोपानों, नेबुला पवेलियन के दिव्य क्षमता हॉल में विरासत का विस्तार करने के लिए लगातार गुप्त आत्मा तकनीकों को इकट्ठा कर रहे थे। रुद्रसेन ने योहान और शंभू को एक नज़र दी और वे तीनों जल्दी से नेबुला पवेलियन के सर्वशक्तिमान की ओर उड़ गए। रुद्रसेन ने गुप्त तकनीक आत्मा की तलवार सौंपी। अब उन्होंने अधिक शक्तिशाली गुप्त आत्मा तकनीक स्मॉल सोल मैन हग्स द स्वॉर्ड की खेती की, इसलिए उन्हें अब आत्मा की तलवार की आवश्यकता नहीं थी। नेबुला पवेलियन से सर्वशक्तिमान को इसे देना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक कि यह उन्हें इस खतरे से बाहर निकाल सकता था, तब तक सब कुछ इसके लिए योग्य था। आत्मा की तलवार। नेबुला पवेलियन के सर्वशक्तिमान ने कुछ पन्ने पलटे और मुस्कुराया। कोई बुरी गुप्त तकनीक नहीं, आप लोग काफी विचारशील हैं। वरिष्ठ, इस बव्वा की बकवास मत सुनो, काले कपड़े पहने एक नेता ने उदास स्वर में कहा। मैं कैसे काम करूं? क्या मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर उंगली उठाओ? ये तीनों लोग निकट भविष्य में मेरे नेबुला पवेलियन के शिष्य बनने वाले हैं। तुम मेरे नेबुला पवेलियन के शिष्यों का पीछा करने की हिम्मत करते हो? तुम वास्तव में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मुझसे दूर हो जाओ, अन्यथा मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आज तुम भयानक मौत मरोगे। नेबुला पवेलियन के सर्वशक्तिमान ने ठंडे स्वर में कहा। काले कपड़े पहने लोगों को अपने दिलों में ठंडक महसूस हुई। वे एक सर्वशक्तिमान के क्रोध को सहन नहीं कर सकते थे।
काले कपड़े पहने दो नेताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके हाव भाव बेहद उदास थे, लेकिन उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की और पलक झपकते ही अपने बाकी लोगों को दूर ले गए। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। नेबुला पवेलियन में प्रवेश करने के बाद मैं आपकी दयालुता को निश्चित रूप से याद करूंगा। रुद्रसेन ने कृतज्ञता से अपनी मुट्ठियां बांधी। यह सही है, शंभू ने जोर से सिर हिलाया। मेरे पास सीनियर को देने के लिए एक खजाना भी है। मैंने इसे संयोग से प्राप्त किया और इसका कोई उपयोग नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सीनियर इसे कृपया स्वीकार कर सकते हैं। योहान ने बोझते हुए एक जेड बॉक्स निकाला। सर्वशक्तिमान ने जेड बॉक्स खोला और अंदर एक अंगूठे के आकार का चांदी सफेद अयस्क देखा। उसने देखा कि चांदी सफेद अयस्क में ऐसे धब्बे थे जो आंसुओं की तरह दिखते थे। अमृत आंसू क्लीन आयरन। सर्वशक्तिमान की अभिव्यक्ति बदल गई। रुद्रसेन की दिल की धड़कन रुक गई। उसने इस अमृत आंसू क्लीन आयरन के बारे में पहले सुना था। यह एक अनोखे दिव्य पत्थर होने की अफवाह थी जिसे शक्तिशाली दाव हथियारों में बनाया जा सकता था। हालांकि यह केवल एक अंगूठे के आकार का था, फिर भी यह अमूल्य था। रुद्रसेन ने आह भरी। यह योहान वास्तव में एक प्राचीन अमर राजवंश से था। वह वास्तव में इस सर्वशक्तिमान के प्रति सम्मान दिखाने के लिए ऐसा खजाना निकालने में सक्षम था। रुद्रसेन को पता था कि किसी संप्रदाय में प्रवेश करना कठिन होना तय था। यदि वह संप्रदाय के ऊपरी सोपानों के साथ अच्छे संबंध बना सकता है तो भविष्य में उसका संप्रदाय में उल्कापिंडीय उदय होगा। रुद्रसेन ने सबसे पहले गुप्त तकनीक आत्मा की तलवार पेश की थी, जिससे सर्वशक्तिमान पर उनके बारे में अच्छा प्रभाव पड़ा था। अब जबकि योहान ने इस अमृत आंसू क्लीन आयरन की पेशकश की थी तो उन तीनों के बारे में सर्वशक्तिमान की धारणा में बहुत सुधार हुआ। मुझे उम्मीद है कि यह वस्तु सीनियर के काम आएगी, योहान ने सम्मानपूर्वक कहा। सर्वशक्तिमान ने बिना किसी निशान के वस्तु को दूर रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी विचारशील हैं। आप सभी परीक्षा में भाग लेने के लिए नेबुला पवेलियन में साथ आए थे। क्या आप दोस्त हैं? यहाँ हम तीनों ने कई जीवन और मृत्यु की स्थितियों का सामना किया है। हम ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे को अपना जीवन सौंप सकते हैं, योहान ने कहा। सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ ने सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। संप्रदाय में गुट जटिल है, कुछ विश्वसनीय दोस्त होना सबसे अच्छा है। जब आप परीक्षा देने के लिए संप्रदाय में आए थे तो क्या आप अनुशंसा पत्र लाए थे? संप्रदाय का परीक्षण स्पष्ट रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसमें कोई भी भाग ले सके, योहान ने कहा। मैंने किया। शंभू ने सिर हिलाया और कहा, हां, मैं करता हूं। बोलते ही वह इसे बाहर निकालने वाला था, लेकिन विशेषज्ञ बता सकता था कि शंभू धीमा था। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, आपको इसे मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। रुद्रसेन के पास कोई सिफारिश पत्र नहीं था। उसे लगा कि संप्रदाय का परीक्षण खुला था तो कौन जानता था कि उन्हें सिफारिश पत्र की आवश्यकता होगी। उसने एक छोटा सा झूठ बोला और कहा, पिछली लड़ाई में मेरा एक संग्रह बैग इन चोरों द्वारा चुरा लिया गया था और मेरा परिचय पत्र भी चोरी हो गया था। सर्वशक्तिमान ने उत्तर दिया, अगर ऐसा है तो ठीक है। बोलते हुए उसने एक ताबीज निकाला। सर्वशक्तिमान ने ताबीज पर कुछ रून अंकित किए और ताबीज एक गठन ताबीज बन गया। उन्होंने रुद्रसेन को गठन ताबीज सौंपा और कहा, जब समय आए तो केवल परिचारक को गठन ताबीज दें। आप लोग परीक्षा अच्छी तरह से दें। मुझे विश्वास है कि आपकी क्षमताओं के साथ नेबुला पवेलियन में शामिल होना कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन क्या आप भविष्य में कुछ हासिल कर सकते हैं या आपके अपने प्रयासों पर निर्भर करता है? यह सर्वशक्तिमान बकवास कर रहा था। सबसे पहले रुद्रसेन की क्षमता मार्शल जनरल क्षेत्र में थी। उसके लिए नेबुला पवेलियन में शामिल होना आसान नहीं होना चाहिए था। दरअसल यह सामान्य मार्शल जनरलों के लिए था। शामिल होना आसान नहीं हो सकता है, लेकिन रुद्रसेन के लिए यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं थी। हालांकि दूसरों को रुद्रसेन की वास्तविक स्थिति नहीं पता थी और नेबुला पवेलियन के इस सर्वशक्तिमान को इसका स्पष्ट अंदाजा नहीं था। जहां तक शंभू की बात है, वो मूर्ख था, इसलिए शायद उसके लिए परीक्षा को ठीक से पास करना आसान नहीं होगा। हालांकि उनके सामने इस सर्वशक्तिमान होने से वास्तव में कहा गया था, आपकी क्षमताओं के साथ नेबुला मंडप में शामिल होने में कोई समस्या नहीं होगी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि जब परीक्षा का समय आएगा तो ये सर्वशक्तिमान व्यक्ति निश्चित रूप से मूल्यांकन के प्रभारी बुजुर्गों को पहले से सूचित करेगा और रुद्रसेन, योहान और शंभू को संप्रदाय की परीक्षा में स्वचालित रूप से उत्तीर्ण होने की अनुमति देगा। शायद दूसरों के प्रति परोपकारी होने का यही मतलब था। हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते, चलिए चलते हैं। सर्वशक्तिमान ने अपना हाथ लहराया और रुद्रसेन और अन्य दो को दूर ले गए। कुछ मील दूर जंगल में काले कपड़े पहने पुरुषों के एक समूह के हाव भाव बेहद बदसूरत थे। कितना घृणित! ये सब उस छोटे की वजह से है। वो बहुत चालाक है, काले कपड़े पहने एक नेता ने उग्र रूप से कहा, ये कामना करते हुए कि वो रुद्रसेन को 1000 टुकड़ों में काट सके।
ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी देर के लिए नीचे लेटना होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि 5वां राजकुमार बाहर नहीं आएगा। जब वो शहर छोड़ देगा तो हम उसे मार डालेंगे। दूसरे काले कपड़े पहने नेता ने कहा। पहले काले कपड़े पहने नेता भयावह रूप से हंसे। और वो छोटा, अगर ये उसके लिए नहीं होता तो हम पहले ही अपना मिशन पूरा कर चुके होते। दूसरे काले कपड़े पहने नेता ने सिर हिलाया और कहा, समय आने पर हम निश्चित रूप से उसे 1000 टुकड़ों में काट देंगे। रुद्रसेन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि वो अपने दिल में शाप दे रहा था। क्या कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा था? क्या गलत है? योहान ने धीरे से पूछा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। नेबुला मंडप से ये सर्वशक्तिमान प्राणी बहुत तेज था। वो रुद्रसेन और अन्य 2 को 6 घंटे में नेबुला सिटी ले आया। उन्होंने कहा, परीक्षण 10 दिनों में होगा। सबसे पहले नेबुला सिटी में आराम करने के लिए जगह खोजें। 10 दिनों के बाद परीक्षण में भाग लेने के लिए अपना अनुशंसा पत्र या टोकन नेबुला मंडप में लाएं। सर्वशक्तिमान को सार्थक रूप से कहा गया। रुद्रसेन और अन्य लोगों ने झट से कहा, हाँ। सर्वशक्तिमान ने सिर हिलाया और चला गया। ऐसा लगता है कि नेबुला मंडप में शामिल होना हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। योहान ने एक लंबी सांस छोड़ी। शंभू ने संदेह से कहा, कोई समस्या नहीं होगी? हमने अभी तक परीक्षण में भाग नहीं लिया है। रुद्रसेन और योहान ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। शंभू के ब्लॉकहेड ने वास्तव में उन्हें हंसने के लिए प्रेरित किया। रुद्रसेन और अन्य 2 नेबुला सिटी में प्रवेश किया। ये शहर भव्य और शानदार था, जैसे जमीन पर रहने वाले एक प्राचीन विशाल जानवर। इसने लोगों को उत्पीड़न की भारी भावना दी। ये वास्तव में उजाड़ क्षेत्र के 10 महान प्राचीन शहरों में से एक होने के योग्य था। नेबुला सिटी में शोर और उत्साह से भरी हुई थी। रुद्रसेन और अन्य 2 नेबुला मंडप के पास सड़क पर पहुंचे। ये सबसे व्यस्त जगह थी, क्योंकि हर साल कई किसान नेबुला मंडप में परीक्षण के लिए आते थे। हर कोई नेबुला मंडप के पास रहना पसंद करेगा। नेबुला सिटी के केंद्र में महलों का एक अनंत विस्तार था। वो नेबुला मंडप का शिविर था। असंख्य लोग नेबुला मंडप के अंदर देख रहे थे। वे इस प्राचीन शक्ति के बारे में बहुत उत्सुक थे, लेकिन किसी ने भी नेबुला मंडप में घुसने की हिम्मत नहीं की। रुद्रसेन और अन्य 2 को रहने के लिए एक सराय मिली। क्या ये वो जगह है जहां नेबुला मंडप का शिविर है? यहाँ खेती करना एक आनंददायक बात है, शंभू ने उत्साह से कहा और सराय की सबसे ऊपरी मंजिल के मंडप में खड़े होकर नेबुला मंडप के शिविर को देखा। इस समय एक हंसी सुनाई दी। हर कोई अभी अभी नेबुला सिटी में आया है ना? ये एक युवा गुरु था। रुद्रसेन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। नेबुला सिटी में नेबुला मंडप केवल नेबुला मंडप का बाहरी द्वार है। बाहरी द्वार के शिष्य और बाहरी द्वार के शिष्य बाहरी आंगन में खेती करते हैं, जबकि नेबुला मंडप का आंतरिक द्वार ड्रैगन नसों से घिरे एक महस्मय स्थान पर है। ये खेती के लिए एक पवित्र भूमि है और नेबुला मंडप की पैतृक भूमि भी है। ये नेबुला सिटी के भीतर नहीं है। आंतरिक द्वार के शिष्य और मुख्य शिष्य खेती करने के लिए नेबुला मंडप की पैतृक भूमि में प्रवेश करेंगे। हालांकि वे दोनों ऐसे स्थान हैं जहां नेबुला मंडप अपने शिष्यों की खेती करता है, लेकिन इन दोनों स्थानों के बीच दुनिया की आत्मा ऊर्जा में अंतर कम से कम 10 गुना है। क्या? वर्ल्ड सोल एनर्जी में 10 गुना अंतर? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि खेती की गति भी 10 गुना अलग है? रुद्रसेन और अन्य लोग चौंक गए। जैसा कि अपेक्षित था, इन बड़े संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा बेहद क्रूर थी। ये स्पष्ट था कि नेबुला मंडप की पैतृक भूमि में खेती करने वाले शिष्यों का प्रतिशत बेहद कम था। युवा मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कालवीर हूं। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? रुद्रसेन, योहान, शंभू। लेकिन भले ही आप बंजर भूमि में आए थे, तीसरे राजकुमार आपको जाने नहीं देना चाहते थे। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि तीसरा राजकुमार एक बहुत ही संदिग्ध व्यक्ति है। अगर वो सत्ता की बागडोर संभालना चाहते हैं तो वो उन सभी लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं जो उन्हें धमकी दे सकते हैं। योहान ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नफरत से भर गईं। जब तीसरे राजकुमार को पता चला कि मेरी मां ने मुझे बाहर भेज दिया था, तो उसने उसे जहर दिया और पूरे रास्ते मेरा पीछा किया। मुझे लगा कि मैं जंगल में मर जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई सेन मुझे बचाएंगे। रुद्रसेन ने देखा कि योहान की मुट्ठियां भींच गई थीं। उसके नाखूनों ने पहले ही उसकी त्वचा को छेद दिया था और खून बह रहा था। उसकी मां ने उसे महल से बाहर भेज दिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो मर गई है तो वो बदला नहीं ले सका। जिस दुश्मन ने अपनी मां को मार डाला था, वो उसका सौतेला भाई था। रुद्रसेन योहान के दिल में नफरत को समझ सकते थे। उसने योहान को थपथपाया और कहा, अच्छी तरह से जियो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। मैं आपका समर्थन करूंगा। हालांकि आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि आपके पास वो करने की ताकत ना हो जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, योहान ने सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। हालांकि वो केवल 16 वर्ष का था, योहान ने बहुत कुछ अनुभव किया था। वो बहुत बड़ा हो गया था और मजबूत हो गया था। योहान जानता था कि उसे मजबूत होना होगा, खासकर जब वो किसी संप्रदाय में था। चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, उसे दृढ़ रहना था। उसे अभी भी उम्मीद थी कि एक दिन वो अपनी मां को सम्मान देने के लिए अपनी वतन वापस जा सकेगा। वो उन लोगों से भुगतान करना चाहता था जिन्होंने उसकी मां को नुकसान पहुंचाया था। बच्चा अपने माता पिता का पालन पोषण करना चाहता था, लेकिन माता पिता चले गए थे। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा दुख था।
रुद्रसेन बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे थे क्योंकि उन्होंने आर्कियन ड्रैगनेस्क्यू एलिफेंट स्किल को प्रसारित किया था। आर्कियन ड्रैगनेस्क्यू हाथी ऊर्जा की धाराएं उसके शरीर के माध्यम से बह रही थीं, जिससे उसे पोषण मिल रहा था। रुद्रसेन ने कमरे में एक आध्यात्मिक सरणी स्थापित की थी और बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। पूरा कमरा घनी आत्मा ऊर्जा से भर गया। आत्मा ऊर्जा की तरंगें रुद्रसेन के शरीर में प्रवाहित हुईं और रुद्रसेन द्वारा अवशोषित की गईं। जब रुद्रसेन कमरे में आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, रुद्रसेन की कमर पर स्वर्गीय स्टार सोल जेड ने भी शुद्ध ऊर्जा का उत्सर्जन किया। ये रुद्रसेन के शरीर में प्रवाहित हुआ और रुद्रसेन की आत्मा द्वारा अवशोषित हो गया। स्वर्गीय स्टार सोल जेड चंद्रमा के सार को अवशोषित कर सकती थी, जो कृषक नहीं कर सकते थे। चंद्रमा का सार आत्मा के लिए सबसे अच्छा पोषण था और यह आत्मा की शक्ति को बहुत बढ़ा सकता था। जैसे ही रुद्रसेन की आत्मा ने स्वर्गीय स्टार सोल जेड से चंद्रमा के सार को अवशोषित किया, उनकी आत्मा शक्ति तेजी से बढ़ गई। रुद्रसेन लंबे समय से स्वर्गीय स्टार सोल जेड पहने हुए थे। स्वर्गीय स्टार सोल जेड में चंद्रमा सार की एक अत्यंत चौंकाने वाली मात्रा थी। हर दिन रुद्रसेन स्वर्गीय स्टार सोल जेड से चंद्रमा सार को अवशोषित करते थे। उसकी आत्मा की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। बूम! रुद्रसेन को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनकी आत्मा मजबूत हो गई है। उनके दिमाग से एक शक्तिशाली आत्मा की शक्ति निकली। रुद्रसेन को सुखद आश्चर्य हुआ। उनकी आत्मा का स्तर आखिरकार फिर से टूट गया था। यिन यांग दायरे के 8वें स्तर पर पहुंच गया था। रुद्रसेन ने धीरे धीरे शक्तिशाली आत्मा की शक्ति से खुद को परिचित करना शुरू कर दिया। रुद्रसेन के लिए आत्मा की शक्ति का महत्व स्वतः स्पष्ट था। सबसे पहले रुद्रसेन एक आध्यात्मिक सरणी मास्टर और एक कीमियावादी था। अगर वो एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सरणी मास्टर या कीमियावादी बनना चाहता था, तो उसके पास एक शक्तिशाली आत्मा की शक्ति होनी चाहिए थी, जो समान स्तर के दूसरे काश्तकारों की आत्मा की शक्ति से कहीं अधिक हो। आध्यात्मिक सरणी मास्टर या कीमियावादी बनने के लिए ये शर्त थी। दूसरे, रुद्रसेन ने आत्मा को मारने वाली चाल की खेती की थी, स्मॉल सोल होल्डिंग आउट स्वॉर्ड। ये सीक्रेट सोल तकनीक एक मार्शल किंग की सुरक्षा आभा को भी विभाजित कर सकती है। इससे कोई भी बता सकता है कि ये कितनी शक्तिशाली है। किसी की आत्मा पवित्र शक्ति जितनी मजबूत होगी, सोल स्मॉल स्वॉर्ड वील्डिंग सीक्रेट टेक्निक उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होगी। अंत में, आत्मा वो स्थान है जहां किसी व्यक्ति के विचार उत्पन्न होते हैं। कुछ लोग राक्षसों जैसे बुद्धिमान होते हैं। वे एक पल में कई जटिल चीजों को समझ सकते हैं, या वे गुप्त मैनुअल को समझ सकते हैं जिन्हें दूसरे लोग एक बार पढ़ने के बाद नहीं समझ पाते हैं। ऐसा क्यों था? ये आत्मा की शक्ति से निकटता से संबंधित था। किसी की आत्मा जितनी मजबूत होगी, उसके ज्ञान की गहराई उतनी ही अधिक होगी। जब कोई चीजों को स्पष्ट रूप से समझता है, तो वो अक्सर उन संदिग्ध बिंदुओं को देख सकता है जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख सकते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। न जाने कितना समय बीत गया, रुद्रसेन को महसूस हुआ कि उनकी सच्ची क्यू अत्याचारी बनने लगी है। मेरी जेन क्यू बदलने वाली है। रुद्रसेन ने एक प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की। इस दौरान रुद्रसेन ने एक के बाद एक जीवन और मृत्यु का युद्ध अनुभव किया। उनकी खेती पहले से ही एक और सफलता के कगार पर थी। अब जबकि उन्होंने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक क्यू को अवशोषित कर लिया था, रुद्रसेन की ताकत आखिरकार फिर से टूट गई। बूम! अत्याचारी ट्रू क्यू की लहरें उनके शरीर में उमड़ पड़ी, जैसे कि वो ट्रू क्यू की नदी में बदलने वाली हो, जो अनंत रूप से बढ़ रही हो। रुद्रसेन की ट्रू क्यू निरंतर संघनित हो रही थी। ट्रू क्यू की प्रत्येक लहर में निहित शक्ति और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। ट्रू क्यू की नदी उनके शरीर में उछली और हर मेरिडियन में बह गई। अंत में सभी ट्रू क्यू उनके डेंटियन में एकत्रित हो गई। रुद्रसेन की खेती ने एक पल में परिवर्तन पूरा कर लिया। उनके शरीर में एक अत्याचारी शक्ति का विस्फोट हुआ। रुद्रसेन की ताकत 15,625 ड्रैगन एलिफेंट की ताकत से बढ़कर 78,125 ड्रैगन एलिफेंट हो गई। एक ड्रैगन एलिफेंट की ताकत 10 ड्रैगन की ताकत के बराबर थी। रुद्रसेन की ताकत 7,81,250 ड्रैगन के बराबर थी। 5 डिवोरिंग मार्शल स्पिरिट्स के संचालन के साथ रुद्रसेन की ताकत 3,95,225 ड्रैगन के बराबर थी। इस बार मार्शल जनरल क्षेत्र की 8वीं परत को तोड़ने के बाद यह कहा जा सकता है कि रुद्रसेन की खेती में काफी सुधार हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी उसकी आत्मा का सुधार था। स्मॉल सोल होल्डिंग आउट स्वॉर्ड, ये सीक्रेट सोल तकनीक 10वीं मार्शल किंग राज्य के विशेषज्ञ को भी विरोध करना मुश्किल था। नेब्यूला पवेलियन में कुछ दिनों तक रहने के बाद रुद्रसेन, योहान और शंभू ने नेब्यूला पवेलियन में प्रवेश करने के लिए कुछ आवश्यक चीजें खरीदी। जब वे तीनों सराय में लौटे तो उन्होंने केशव, कैवरी, अब्राहम, गायत्री और सपना को देखा। आप लोग वास्तव में जिंदा वापस आ गए। सपना विश्वास नहीं कर पाई, चिल्लाई। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा था।
उसने झट से अपना हाथ हिलाया और कहा, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं आप लोगों को यहाँ देखकर वास्तव में खुश हूँ। रुद्रसेन के मन में इन लोगों के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी। बेशक उनके मन में उनके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। उनके मन में कोई बुरी भावना इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके लिए अपने जीवन को बचाने के लिए छोड़ने का विकल्प चुनना उचित था। आखिरकार वे योहान से परिचित नहीं थे, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान गंवाने की कोई जरूरत नहीं थी जिससे वे अभी अभी मिले थे। उनकी अच्छी भावना इसलिए नहीं थी क्योंकि उस समय वे टीम के साथ ही थे। इतना निर्णायक रूप से छोड़ना वास्तव में थोड़ा दर्दनाक था। रुद्रसेन को केवल ये महसूस हुआ कि इन लोगों को बहुत करीब नहीं होना चाहिए। केशव और कैवरी ने रुद्रसेन, योहान और शंभू को अजीब तरह से देखा। केशव ने कहा, यह देखकर कि आप लोग सुरक्षित रूप से नेब्यूला सिटी तक पहुंच गए, मैं वास्तव में आप लोगों के लिए खुश हूं। कैवरी ने कहा, उस समय जो हुआ उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है। योहान, तुम वास्तव में उदार हो। आप लोग सुरक्षित रूप से नेब्यूला सिटी कैसे पहुंचे? गायत्री ने उत्सुकता से पूछा। केवल इब्राहिम की अभिव्यक्ति उदास थी और उसने कुछ नहीं कहा। उसकी एक बांह को गोल्डबैक जाइंट वुल्फ ने काट लिया था, इसलिए उसके पास केवल एक हाथ बचा था। उसका पूरा व्यक्ति अत्यंत उदास और ठंडा लग रहा था। रुद्रसेन ने कहा, हम भाग्यशाली थे और हमें नेब्यूला पवेलियन के एक वरिष्ठ से मिले। उस वरिष्ठ ने सुना कि हम कृषक थे जो परीक्षण में भाग लेने के लिए नेब्यूला पवेलियन जा रहे थे, इसलिए उसने एक कदम उठाया और उन काले कपड़े पहने लोगों को भगा दिया। तो ये इस तरह था। आप लोग वास्तव में भाग्यशाली हैं। हमने मूल रूप से सोचा था कि आप लोग उन काले कपड़े पहने लोगों के हाथों मरने जा रहे हैं, इसलिए हम ये विचार कर रहे थे कि हमें आप लोगों के लिए कुछ कागजी पैसे जलाने चाहिए या नहीं। अब्राहम ने एक अजीब स्वर में कहा, जिससे रुद्रसेन और अन्य लोगों को थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। केशव ने मुस्कुराकर चीजें ठीक करने की कोशिश की। भाई सेन, भाई योहान और भाई हान, आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम अभी अभी नेब्यूला सिटी पहुंचे हैं, इसलिए यहाँ सब कुछ अभी तक हमारे लिए बहुत अपरिचित है। अगर हम सब एक साथ रहें तो हम एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। रुद्रसेन धीमी मुस्कुराहट से मुस्कुराया। वो इन लोगों के करीब नहीं आना चाहता था, लेकिन वो उन्हें अलग थलग भी नहीं करना चाहता था। आखिरकार जब वे भविष्य में नेब्यूला पवेलियन में शामिल होंगे तो वे सभी सहपाठी होंगे, इसलिए वे अक्सर एक दूसरे से टकराएंगे। उसने अपना सिर खुजलाया और रुद्रसेन और योहान की ओर देखा। हालांकि वो धीमी बुद्धि वाला था, लेकिन उसके दिल में इन लोगों की अच्छी छवि नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने हमेशा रुद्रसेन और योहान की राय का पालन किया था। रुद्रसेन ने कुछ नहीं कहा। जाहिर सी बात है कि योहान की अपनी राय व्यक्त करने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार जब ये लोग चले गए तो योहान को अपने दिल में थोड़ा दुख हुआ होगा। योहान की प्रतिक्रिया ने रुद्रसेन को हैरान कर दिया। वो मुस्कुराया और कहा, हम यहाँ से ज्यादा दूर एज़्योर ड्रैगन इन में रह रहे हैं। जब हम सुबह निकले तो हमने देखा कि कुछ मेहमान चेकआउट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने पहले ही एक कमरा बुक कर लिया है या नहीं। चलो चलते हैं और देखते हैं। थोड़े इंतजार के बाद आखिरकार नेब्यूला पवेलियन की प्रवेश परीक्षा शुरू हो गई। रुद्रसेन, योहान, शंभू, कालवीर, केशव, कैवरी और दर्जनों अन्य लोग नेब्यूला पवेलियन की ओर बढ़े। सड़क पर लोगों की आवाजाही की भीड़ थी। हर वर्ष जब नेब्यूला पवेलियन नए शिष्यों की भर्ती करता था तो ये सबसे जीवंत घटना थी। रास्ते में श्यामवीर, उत्तम, आदर्श और अन्य लोग नेब्यूला पवेलियन प्रवेश परीक्षा पर उत्साह से चर्चा कर रहे थे। उन्हें इस परीक्षा से बहुत उम्मीदें थीं और उन्हें उम्मीद थी कि वे सफलतापूर्वक नेब्यूला पवेलियन में शामिल हो जाएंगे। केवल नेब्यूला पवेलियन जैसी शीर्ष सेना में शामिल होने से ही वे भविष्य में एक उल्कापिंड वृद्धि कर सकते हैं और एक विशेषज्ञ बन सकते हैं। नेब्यूला पवेलियन आमतौर पर जनता के लिए खुला नहीं था, लेकिन आज ये जनता के लिए खुला था। नेब्यूला पवेलियन में प्रवेश करने पर कोई भी दूरी में आंगनों की परतों और विशाल हॉल की परतों को देख सकता था। वे शानदार तरीके से बनाए गए थे और गरिमा से भरे हुए थे। इसके अलावा नेब्यूला मंडप के भीतर आत्मा ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। यहाँ आत्मा ऊर्जा का घनत्व बाहरी दुनिया की तुलना में कम से कम 2 से 3 गुना था। मोहित ने कहा, मैंने सुना है कि नेब्यूला पवेलियन के बाहरी प्रांगण में एक शक्तिशाली स्पिरिट फॉर्मेशन मास्टर भी है, जिसने स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की स्थापना की है। यहाँ आत्मा ऊर्जा का घनत्व बाहरी दुनिया की तुलना में लगभग 3 गुना है। ये वास्तव में खेती करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, सपना ने उत्साह से कहा। मारूफ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन हाँ, यह केवल बाहरी आंगन है। यदि हम आंतरिक शिष्य बन सकते हैं तो मुख्य शिष्य खेती करने के लिए नेब्यूला मंडप के पैतृक मैदान में प्रवेश कर सकते हैं। वो स्थान ड्रैगन नसों द्वारा संरक्षित है और वास्तव में खेती की पवित्र भूमि है। वहाँ की आत्मा ऊर्जा का घनत्व बाहरी दुनिया की तुलना में कम से कम 10 गुना या दर्जनों गुना है। सभी ने तुरंत ईर्ष्या और तड़प के रूप प्रकट किए।
नेबुला मंडप में प्रवेश करने के बाद कोई सभी को पंजीकरण करने के लिए एक बड़े आंगन में ले गया। पंजीकरण प्रक्रिया को भी विभिन्न स्थितियों में विभाजित किया गया था। उदाहरण के लिए एक पंजीकरण क्षेत्र था जहां बहुत कम लोग थे। वे सभी बड़े कुलीन परिवारों के शिष्य थे और उनके परिवारों में कम से कम यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। छोटे परिवारों के शिष्य, भटकते हुए काश्तकार और नेबुला मंडप के तहत खनिकों के कुछ शिष्यों ने अलग अलग पंजीकरण कराया। वर्तमान में रुद्रसेन और योहान भटकते हुए काश्तकार थे। शंभू एक खनिक का बेटा था। उनके लिए काम करने वाले खनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए मूल रूप से सभी गांवों ने नेबुला मंडप की खानों के लिए काम किया। नेबुला मंडप इन खनिक गांवों को नेबुला मंडप की शिष्य परीक्षा में भाग लेने का मौका देगा। जनसंख्या जितनी बड़ी होगी, गांव उतना ही मजबूत होगा। कोटा की समय सीमा कम होगी। कुछ छोटे गांव कई वर्षों में केवल एक ही कोटा प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। शंभू का गांव नेबुला मंडप की स्पिरिट माइन के लिए खनन कर रहा था और उसे टेस्ट कोटा से पुरस्कृत किया गया था। शंभू ने ऐसा कोटा प्राप्त किया था। क्या तुम सब दुष्ट कृषक हो और एक खनिक का बेटा? सपना ने आश्चर्य से रुद्रसेन और योहान को देखा, फिर दूर से शंभू की ओर देखा। वो मदद नहीं कर सकती थी कि अपने होठों को सिकोड़ ले। उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार का एक निशान दिखाई दे रहा था। हालांकि उसके परिवार केवल एक छोटा था, लेकिन उसके परिवार में कुछ 10वीं परत के मार्शल किंग विशेषज्ञ थे। शायद एक दिन उनके बुजुर्गों में से कोई एक यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश करेगा और उनके परिवार को एक अर्धकुलीन परिवार में पदोन्नत किया जाएगा। उत्तम ने नकली मुस्कान के साथ कहा, भाई मो, ऐसा लगता है कि आपके पास लोगों के लिए अच्छी नज़र नहीं है। आपको मिले लोगों की पहचान ठीक है। उनकी बातों में उपहास का भाव था। ये देखकर कि रुद्रसेन और योहान दुष्ट कृषक थे, श्यामवीर और अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से उनसे खुद को दूर कर लिया। योहान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ऐसा नहीं था कि वो इस तरह की बात को स्वीकार नहीं कर सकता था। काश्तकारों की दुनिया में मजबूत का सम्मान किया जाता है। जब हर किसी की ताकत पर्याप्त मजबूत नहीं थी तो ये परिवार की पृष्ठभूमि की प्रतियोगिता थी। एक पंख के पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं, इसके पीछे यही तर्क था। यद्यपि श्यामवीर और अन्य किसी बड़ी ताकत के शिष्य नहीं थे, फिर भी उनके पीछे एक परिवार था। इन लोगों ने यह भी सोचा कि वे दुष्ट कृषकों की तुलना में कई गुना अधिक सम्मानित थे और दुष्ट कृषकों या खनिकों के बेटों के साथ दोस्ती करने से घृणा करते थे। इससे पहले जब उन्होंने देखा कि रुद्रसेन और अन्य दो की सिफारिश कालवीर ने की थी, तो उन्होंने सोचा कि रुद्रसेन और अन्य दो के पीछे भी एक शक्तिशाली परिवार था। लेकिन अब जब वे जानते थे कि ऐसा नहीं था, तो उनका रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। कालवीर थोड़ा शर्मिंदा था और केवल फूट फूट कर हंस सकता था। रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने सामने के लोगों के साइन अप करने का इंतजार करने लगे। हर जगह स्नॉब्स की कमी नहीं थी, खासकर काश्तकारों की दुनिया में। शुरुआत में ये क्रूर था। इतना कुछ देखने के बाद कोई भी उन लोगों की राय और निगाहों की परवाह नहीं करेगा। लाइन में शंभू ने सिफारिश पत्र को हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। उसका दिल उत्तेजित और घबराया हुआ था। वो उत्तेजित इसलिए था क्योंकि वो अंत में नेबुला पवेलियन में आ गया था, और घबराया इसलिए था क्योंकि उसका भविष्य अनिश्चित था। इस सिफारिश पत्र ने उसके पूरे गांव की उम्मीदों को जगाया था। शंभू ने खुद से कहा कि उसे नेबुला पवेलियन में रहना चाहिए और एक शक्तिशाली कृषक बनना चाहिए। केवल एक शक्तिशाली कृषक बनकर ही वो अपने परिवार और ग्रामीणों की रक्षा कर पाएगा और ग्रामीणों को धमकाए जाने से रोक पाएगा। शंभू को भी नहीं भूलेंगे कि क्योंकि उनका गांव कमजोर था, इसलिए उनके द्वारा खोदे गए अयस्कों को उन शक्तिशाली गांवों द्वारा बार बार चुरा लिया जाता था। कभी कभी गांव के चाचाओं को इसलिए पीटा जाता था क्योंकि वो विरोध करते थे। ताकत, ताकत। शंभू ने कसकर अपने होंठ काट लिए। अगला एक अधीर आवाज सुनाई दी, भाई तुम्हारी बारी है। उसके पीछे एक युवक ने उसे याद दिलाया। तभी शंभू अपने होश में आया और जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। शंभू डेस्क के पास गया और सिफारिश पत्र सौंप दिया। इसे रिकॉर्ड करने का प्रभारी एक युवक था जो अपने 20 के दशक का लग रहा था। वो स्पष्ट रूप से नेबुला मंडप का शिष्य था। शंभू तुम हो? युवक ने जब शंभू को देखा तो उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। वे यानताओ। जब उसने इस युवक को देखा तो शंभू के हाव भाव थोड़े बदल गए। ये वे यानताओ शंभू के गांव से 100 मील की दूरी पर सबसे बड़े गांव वे फैमिली विलेज का शिष्य था। 10 साल पहले हड्डा फैमिली के गांव के लोगों ने हान फैमिली गांव द्वारा खोदे गए अयस्कों को लूट लिया था। हान फैमिली के लोगों ने विरोध किया और कई लोग घायल हो गए। शंभू के पिता का भी उस समय एक पैर टूट गया था और वो स्थायी रूप से विकलांग हो गए थे। उस समय शंभू केवल 11 वर्ष के थे। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता घायल हो गए हैं तो वो हड्डा फैमिली के एक युवक पर टूट पड़ा। लेकिन उस युवक के लिए शंभू का जोड़ा कहाँ हो सकता था। जमीन पर दबाए जाने और पीटे जाने के बाद शंभू ने एक चट्टान पकड़ी और युवक के मस्तक पर जोरदार वार किया, जिससे वो मौके पर ही विकृत हो गया। और उस समय का वो युवक रणदीप हुड्डा था। रणदीप हुड्डा ने 8 साल तक नेबुला पवेलियन ज्वाइन किया था और कुछ उपलब्धियां हासिल की थीं। हालांकि उसने कई सालों तक शंभू को नहीं देखा था, फिर भी वो उसे एक नज़र में पहचान सकता था। रणदीप हुड्डा ने कभी नहीं भूला था कि कैसे शंभू ने उसका सिर फोड़ दिया था। हालांकि बाद में रणदीप हुड्डा ने शंभू को लगभग मार ही दिया था, लेकिन वो शंभू के लिए महसूस की गई नफरत को कभी नहीं भूला था। अब जब उसने शंभू को देखा तो रणदीप हुड्डा के मुंह का कोना एक उपहास में बदल गया। ऐसा लगता है कि तुम्हें कई वर्षों में पुरस्कार के रूप में बहुत सारे स्पिरिट स्टोन मिले हैं। तुम यहां तक कि मार्शल किंग क्षेत्र में खेती करने में सक्षम हो। रणदीप हुड्डा ने नकली मुस्कान के साथ कहा।
हान फैमिली के गांव ने शंभू की खेती के लिए 10 साल से अधिक समय की बचत इकट्ठी की थी। शंभू ने कुछ नहीं कहा, वो परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। ये देखकर कि शंभू हमेशा की तरह मूर्ख है तो रणदीप हुड्डा ने उपहास किया। उसने श्वेत पेपर का एक टुकड़ा निकाला, सिफारिश पत्र खोला और चुपचाप उसे श्वेत पेपर के एक टुकड़े से बदल दिया। रणदीप हुड्डा ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हारे लिए अच्छा है शंभू, तुमने वास्तव में नेबुला मंडप को मूर्ख बनाने के लिए श्वेत पेपर का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? श्वेत पेपर का एक टुकड़ा? शंभू के हाव भाव बहुत बदल गए। ये श्वेत पेपर का टुकड़ा कैसे हो सकता है? वो इसे हर दिन कुछ बार पढ़ता था, फिर उसे सावधानी से अपनी छाती के पास रखता था। शंभू चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो, ये माइंड मास्टर जूगे द्वारा लिखा गया सिफारिश पत्र है, ये श्वेत पेपर का टुकड़ा नहीं हो सकता। मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं नेबुला मंडप का एक प्रतिष्ठित आंतरिक शिष्य हूं। क्या मुझे एक अपंग खनिक के बेटे को बदनाम करने की जरूरत है? देखो, क्या ये श्वेत पेपर का टुकड़ा नहीं है? बोलते हुए रणदीप हुड्डा ने बेरहमी से मेज पर श्वेत पेपर के टुकड़े पर मार दिया। कई लोगों ने देखा और देखा कि यह वास्तव में श्वेत पेपर का टुकड़ा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई गलती होनी चाहिए, तुमने इसे बदल दिया होगा, तुमने इसे बदल दिया होगा। शंभू अविश्वास से दहाड़ने लगा। वो सिफारिश पत्र उनके पूरे गांव की उम्मीद थी। पूरे गांव ने उस एक सिफारिश पत्र के लिए 10 साल से अधिक समय तक लगातार और ईमानदारी से काम किया था। यही वो लक्ष्य था जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और कड़ी मेहनत की थी। शंभू केवल अपना सिफारिश पत्र चाहता था। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? रणदीप हुड्डा ने उपहास किया और अपने पैर से बाहर निकाल दिया। बैंग! ये शक्तिशाली लात शंभू के पेट पर भारी पड़ी, जिससे वो पीछे की ओर उड़ता हुआ चला गया। उसने हवा में एक मुंह खून उगला और उसका चेहरा कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया। वो चढ़ना चाहता था, लेकिन रणदीप हुड्डा ने उस पर कदम रख दिया। पोते, तुम्हें क्या लगता है कि तुम नेबुला मंडप में परेशानी पैदा करने वाले कौन हो? भाई रुद्र, शंभू मुसीबत में है। दूर से संघर्ष सुनकर योहान दौड़ा और भीड़ को निचोड़ते हुए जोर से चिल्लाया, हाँ, तुम्हारा खनिक मित्र मुसीबत में है, लेकिन तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए और इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, अन्यथा मुझे डर है कि तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे। श्यामवीर ने अजीब लहजे में कहा। चुप रहो। रुद्रसेन ने श्यामवीर की ओर ठंड से देखा। रुद्रसेन की निगाह देखकर श्यामवीर मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। उत्तम और अन्य लोग रुद्रसेन का मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन उस समय उनके पास अपना मुंह बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे समझ सकते थे कि रुद्रसेन उन्हें ठंड के तरीके से देख रहे थे, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। शंभू को जाने दो। योहान ने दहाड़ते हुए रणदीप हुड्डा की ओर झपटा। बव्वा, क्या तुम भी मरना चाहते हो? रणदीप हुड्डा के हाव भाव अचानक डूब गए। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और योहान पर वार किया। सभी को लगा कि रणदीप हुड्डा एक बड़ी कुल्हाड़ी में बदल गया है। उस कुल्हाड़ी को जबरदस्ती काट दिया गया। इसे एक्सक्लीव कहा जाता है, जो एक शक्तिशाली गुप्त तकनीक है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी सफलतापूर्वक खेती करने के बाद कोई भी 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ को आसानी से आधा कर सकता है। कोई घबराकर चिल्लाया। इस एक्स चॉप की शक्ति काफी भयानक थी। बैंग! योहान और रणदीप हुड्डा जमकर टकराए और तुरंत रणदीप हुड्डा के एक्स चॉप द्वारा उड़ते हुए भेज दिया गया। मेरे रास्ते से हट जाओ। रुद्रसेन ने भीड़ को छुड़ाया और कांपते हुए योहान को देखा। उसने पूछा, फैन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। योहान ने अपना सिर हिलाया। रुद्रसेन की नजर फिर शंभू की ओर घूमी। शंभू जमीन पर लेटा हुआ था। उसका पूरा शरीर फड़क रहा था। रणदीप हुड्डा ने जिस पर कदम रखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। गुस्सा दिलाना। रुद्रसेन को केवल अपने सीने में एक राक्षसी क्रोध जलता हुआ महसूस हुआ। नेबुला मंडप से भाड़ में जाओ। तुमने मुझे नाराज कर दिया है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस संप्रदाय या शक्ति से हो। उसे जाने दो। रुद्रसेन की ठंडी आवाज सुनाई दी। रणदीप हुड्डा ने रुद्रसेन की तिरस्कारपूर्ण भाव देखे। एक मार्शल जनरल बच्चे ने उसके सामने इधर उधर कूदने की हिम्मत दिखाई। वो वास्तव में नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा था। रणदीप हुड्डा ने उपहास करते हुए कहा, क्या शंभू तुम्हारा दोस्त है? इस आदमी ने वास्तव में नेबुला मंडप को धोखा देने के लिए एक कागज के टुकड़े को सिफारिश पत्र के रूप में इस्तेमाल किया। उसे मुकदमे के लिए नेबुला मंडप की जेल भेजा जाएगा। हालांकि यदि आप जमीन पर घुटने टेक दें और उसके स्थान पर झुक जाएं तो मैं उसे जाने दूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? कई दर्शकों के चेहरे अचानक बदल गए। ये रणदीप हुड्डा रुद्रसेन को अपमानित करना चाहता था। इस बच्चे ने वास्तव में एक खनिक के बेटे के लिए स्टैंड लिया। वो वास्तव में नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। मार्शल जनरल दायरे में कचरे की खेती, यहां तक कि हम उसे आसानी से मौत के घाट उतार सकते हैं। नेबुला मंडप के एक आंतरिक शिष्य की तो बात ही छोड़ दें। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह आदमी वास्तव में जमीन पर घुटने टेकेगा और माफी मांगेगा। ये दोस्ती की परीक्षा करने का समय है। टस्क टस्क। श्यामवीर, उत्तम और अन्य सभी रुद्रसेन को उपहास की दृष्टि से देख रहे थे। कालवीर ने थोड़ी भौं सिकोड़ी और कहा, चाहे कुछ भी हो, हमने पहले भी एक ही टेबल पर शराब पी ली है और कुछ दोस्ती है। हर कोई पहले भी ऐसा कर चुका है। ये सुनकर कि कालवीर थोड़ा दुखी है, श्यामवीर और अन्य लोगों ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए, लेकिन कुछ और नहीं कहा। अच्छा, बहुत अच्छा। रुद्रसेन की निगाहें अत्यंत उदास थीं जब वो कदम दर कदम रणदीप हुड्डा की ओर बढ़ रहे थे। ये बच्चा रणदीप हुड्डा से लड़ने के बारे में नहीं सोच सकता है ना? वो मार्शल जनरल खेती के साथ लड़ने की हिम्मत करता है। वो बस मौत को दावत दे रहा है।
कई लोग घबराकर चिल्लाए और सिर हिलाया। भले ही वो अपने दोस्त के लिए स्टैंड लेने के लिए रुद्रसेन के साहस की प्रशंसा करते थे, लेकिन उन्हें भी ये महसूस हुआ कि रुद्रसेन बहुत अतार्किक थे। रणदीप हुड्डा 5वीं आकाशीय परत के मार्शल किंग थे। वो वास्तव में मौत को दावत दे रहा है। श्यामवीर और अन्य लोग उपहास किए बिना नहीं रह सके। इस आदमी की खेती बहुत कम है, लेकिन उसका चरित्र बुरा नहीं है। चपल सुहानी बड़बड़ाने से मदद नहीं कर सकी। नन्हे बच्चे, चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो तो मुझे तुम्हें चींटी की तरह कुचलने में कोई आपत्ति नहीं है। रणदीप हुड्डा के मुंह में ठंडी मुस्कान भर गई। जब रुद्रसेन वहां से चले तो रणदीप हुड्डा की कुल्हाड़ी फिर से कट गई। एक भयानक कीब हवा में भर गई। एक्स चॉप? नहीं, वो बच्चा केवल एक मार्शल जनरल है। वो रणदीप हुड्डा की कुल्हाड़ी चॉप का सामना नहीं कर सकता है। हाँ, रणदीप हुड्डा की कुल्हाड़ी चॉप। मुझे डर है कि वो बच्चा मर जाएगा। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। दूरी में कुछ नेबुला मंडप के शिष्य और डीकन ने उदासीन भावों के साथ संघर्ष को उदासीन भाव से देखा। उनका हस्तक्षेप करने या न्याय को बनाए रखने का कोई इरादा नहीं था। इसके विपरीत वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो एक अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहे थे। रणदीप हुड्डा की कुल्हाड़ी चॉप माउंट हुआ को विभाजित करने में सक्षम लग रही थी जब ये रुद्रसेन पर जमकर कटी। एक भयानक कीब हवा में भर गई। भयानक उतार चढ़ाव ने कई दर्शकों को उत्पीड़ित महसूस किया। बहुत से लोग हमले द्वारा लाई गई भयानक की का सामना नहीं कर सके। उनके चेहरे पीले पड़ गए जब वो लगातार पीछे हटे। उस समय सभी ने देखा कि रुद्रसेन चले गए हैं। रणदीप हुड्डा की कुल्हाड़ी चॉप का सामना किया। रुद्रसेन ने मुक्का मारा। एक गगनचुंबी आवाज सुनाई दी। सभी ने देखा कि रुद्रसेन के मुक्के ने रणदीप हुड्डा की कुल्हाड़ी चॉप को चकनाचूर कर दिया। तभी भारी मुक्का और रणदीप हुड्डा की मुट्ठी जमकर टकराई। छड़ाक, हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। रणदीप हुड्डा और रुद्रसेन के हाथ सीधे टूट गए थे, यहां तक कि हड्डियां भी नजर आ रही थीं। आह! एक अतुलनीय रूप से करुण चीख सुनाई दी और रणदीप हुड्डा अत्यंत दयनीय स्थिति में जमीन पर गिर गया। हालांकि जिस युवा मास्टर ने हमला किया था वो पहले ही रणदीप हुड्डा के सामने आ चुका था और उसकी राक्षस जैसी आवाज अचानक दर्शकों में गूंज उठी। अगर तुमने मेरे भाई को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें 1000 गुना भुगतान करूंगा। सभी ने देखा कि युवक ने अपना दाहिना पैर उठाया और रणदीप हुड्डा के दाहिने पैर की ओर बढ़ा दिया। छणाक! रणदीप हुड्डा का दाहिना पैर सीधे टूट गया। आह! जब उन्होंने वो भयानक चीख सुनी तो वे अपने होश में आ गए। वे सभी हैरानी से रुद्रसेन की ओर देख रहे थे। ये कैसे संभव है? रणदीप हुड्डा 5वीं आकाशीय परत के मार्शल किंग है। उसे एक भी झटका कैसे नहीं लग सकता है? क्या वो आदमी मार्शल जनरल दायरे में है? वो रणदीप हुड्डा को एक ही झटके में आधा कैसे मार सकता है? क्या मेरी आंखें मुझ पर चालें खेल रही हैं? अन्य बातें। एक के बाद एक अविश्वास की चीखें गूंजने लगीं। सभी लोग रुद्रसेन को हैरानी से देख रहे थे। वो श्यामवीर और अन्य लोग पीले पड़ गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन इतना भयानक होगा। ये सोचकर कि उन्होंने रुद्रसेन का मजाक उड़ाया और उनका उपहास किया, उनके चेहरे बदसूरत हो गए। दूसरे भाई, तुम्हें इतना विकृत कहां से मिला? वो इतना मजबूत कैसे है? माधुरी ने हैरानी से पूछा। कालवीर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे भी नहीं पता था कि रुद्रसेन इतने मजबूत थे। सुहानी की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और रुद्रसेन को एक अलग तरह की रोशनी से देखा। नन्हे बच्चे, तुम मर चुके हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा भाग्य मुझसे 10 गुना नहीं 100 गुना खराब होगा। रणदीप हुड्डा ने रुद्रसेन को नफरत की नजर से देखा। तुम अभी भी मुझे धमकी दे रहे हो? रुद्रसेन ने उपहास किया। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और रणदीप हुड्डा के दूसरे पैर पर लात मारने वाला था। रुद्रसेन अपने दोस्तों के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार थे, परंतु वे अपने शत्रुओं पर कोई दया नहीं दिखाते थे। ये रुद्रसेन के काम करने का तरीका था। बच्चे, देखो कि तुम हिम्मत कैसे करते हो। एक ठंडी चीख सुनाई दी जब कुछ नेबुला मंडप के शिष्य तेजी से दौड़े आए। नेबुला मंडप के नेता शिष्यों ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? नेबुला मंडप के शिष्य का सामना करते हुए रुद्रसेन ने उपहास किया और रणदीप हुड्डा के दूसरे पैर पर लात मारी। छणाक! पैर के नीचे गिरते ही हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी। रणदीप हुड्डा का दूसरा पैर भी रुद्रसेन ने तोड़ दिया। आह! रणदीप हुड्डा ने खून से लथपथ चीख मारी और पूरी तरह से बेहोश हो गया। वो वास्तव में निर्णायक है, लेकिन उसने एक बड़ी आपदा का भी निर्माण किया है। कई लोगों ने सिर हिलाया। उनके दृष्टिकोण से यद्यपि रुद्रसेन ने शंभू का बदला ले लिया था, लेकिन उन्होंने इससे भी ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी थी, क्योंकि वो जिस चीज का सामना कर रहा था वो नेबुला मंडप था। ये कैसे खत्म होने वाला है? बच्चे, तुम्ही नेबुला मंडप में हत्या करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को डेट कर रहे हो। नेबुला मंडप के शिष्य की अभिव्यक्ति अत्यंत धूमिल हो गई। वो जुबिन सिंह है, 7वीं आकाशीय परत का मार्शल किंग। क्या वो इतना शक्तिशाली है? मुझे आश्चर्य है कि वो बच्चा जुबिन सिंह के लिए एक मैच है। मुझे डर है कि वो जुबिन सिंह का मैच नहीं है। ये जुबिन सिंह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आम लोग निपट सकें। वो अब बड़ी मुसीबत में है। कुछ लोगों ने जुबिन सिंह की पहचान ली और तुरंत चर्चा शुरू कर दी। रुद्रसेन की ओर उनकी निगाहें पहले से ही दया से भरी हुई थीं।
हालांकि रणदीप हुड्डा 5वीं आकाशीय परत का मार्शल किंग था, लेकिन 7वीं आकाशीय परत के मार्शल किंग से तुलना करने पर अंतर बहुत बड़ा था। जुबिन सिंह को हराना चाहते हैं, ये बहुत मुश्किल है। हे, देखो ये क्या है। रुद्रसेन ने रणदीप हुड्डा के शव पर शंभू का सिफारिश पत्र प्राप्त किया और उसे जुबिन सिंह के पास फेंक दिया। जुबिन सिंह ने उपहास करते हुए कहा, ये क्या है? रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा, इस रणदीप हुड्डा नामक व्यक्ति ने मेरे भाई के सिफारिश पत्र की अदला बदली की और इसके बजाय मेरे भाई को नेबुला मंडप में चाले चलने के लिए कागज के एक खाली टुकड़े का उपयोग करने के लिए बदनाम किया। इस व्यक्ति के इरादे सही नहीं है और उसने सार्वजनिक रूप से उस किसान की निंदा की जो परीक्षा में भाग लेने के लिए नेबुला मंडप आया था। क्या नेबुला मंडप को ऐसे दुष्ट शिष्य को कड़ी सजा नहीं देनी चाहिए? जुबिन सिंह ने सिफारिश पत्र को देखा भी नहीं, इसके बजाय उसने सीधे इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने उपहास किया और रुद्रसेन की ओर देखा। बच्चे, तुम लोगों के दिलों को परेशान करना चाहते हो। तुम्हारे अपराध की मृत्युदंड दिया जा सकता है। जुबिन सिंह को सिफारिश पत्र को टुकड़े टुकड़े करते हुए देखकर रुद्रसेन ने एक और सिफारिश पत्र निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि आप अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार करेंगे और सबूतों को भी नष्ट कर देंगे। इसलिए मैंने आपको केवल कागज का एक टुकड़ा दिया जिस पर जड़ी बूटियों की सूची लिखी हुई थी। असली सिफारिश पत्र यहां है। रुद्रसेन के बोलते ही उन्होंने जुबिन सिंह की ओर हाथ में सिफारिश पत्र लहराया। PFT। कई लोग अचानक हंस पड़े। जाहिर है हर कोई जानता था कि जुबिन सिंह के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया गया था। तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की? जुबिन सिंह की मुट्ठियां कसकर आपस में बंधी हुई थीं। उन्होंने रुद्रसेन को अतुलनीय ठंडे भाव से देखा। है तुमसे झूठ बोलो। यदि आप निष्पक्ष और न्यायी होते तो क्या आप धोखा खा जाते? रुद्रसेन ने उपहास करते हुए कहा, तुम उस रणदीप हुड्डा के समान कबीले के सियार हो। बव्वा, मैं तुम्हारे कुत्ते की जान ले लूंगा। रुद्रसेन द्वारा खिलवाड़ किए जाने के बाद जुबिन सिंह को लगा कि उनका चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया है। वो तुरंत दहाड़ता हुआ रुद्रसेन की ओर दौड़ा। जुबिन सिंह की खेती मार्शल किंग क्षेत्र की 7वीं आकाशीय परत पर थी। वो रणदीप हुड्डा से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उसकी मुट्ठी में एक अत्यंत भयानक शक्ति थी, यहां तक कि शून्य में गगनभेदी ध्वनि बूम की लहरें भी थीं। जुबिन सिंह के शरीर में भी दम घोटू आभा उमड़ पड़ी। अगर ये रुद्रसेन के टूटने से पहले था तो उनके लिए जुबिन सिंह के स्तर पर एक कल्टीवेटर से निपटना बहुत मुश्किल होता। हालांकि टूटने के बाद रुद्रसेन की खेती विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी। यहां तक कि जुबिन सिंह के लिए भी ये मुश्किल नहीं था। जुबिन सिंह के हमले का सामना करते हुए रुद्रसेन सीधे बाहर निकल गए। गड़गड़ाहट की शक्ति उनके दाहिने हाथ पर बनी हुई थी। रुद्रसेन ने टायरानिकल थंडर तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी मुट्ठी पर टायरानिकल थंडर तकनीक की शक्ति को संघनित किया और जुबिन सिंह की ओर मुक्का मारा। बैंग! टक्कर की आवाज के बाद रुद्रसेन और जुबिन सिंह जमकर टकरा गए। रुद्रसेन बिल्कुल भी नहीं चले, लेकिन जुबिन सिंह टूटी हुई डोरी के साथ पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गए। ये नहीं हो सकता भगवान! यहां तक कि जुबिन सिंह को भी पीछे धकेल दिया गया था। जुबिन सिंह की खेती मार्शल किंग राज्य की 7वीं आकाशीय परत पर है, लेकिन उन्हें एक ही कदम में पीछे धकेल दिया गया। मजबूत, बहुत मजबूत। इस आदमी ने अपनी साधना को छिपाने के लिए एक गुप्त तकनीक का अभ्यास किया होगा। अपनी उम्र और युद्ध शक्ति के साथ वो सीधे एक मुख्य शिष्य बन सकता है और भारी पोषित हो सकता है। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। वो नेबुला पवेलियन में परेशानी पैदा कर रहा है और वो नेबुला पवेलियन का शिष्य बनना चाहता है। वो सिर्फ दिवा स्वप्न देख रहा है। किसी ने उपहास किया। ये स्पष्ट नहीं था कि वो रुद्रसेन के लिए खुश थे या खेद महसूस कर रहे थे। सनसनाहट! रुद्रसेन उछल पड़े और एक झटके में जुबिन सिंह के सामने आ गए। उन्होंने जुबिन सिंह की ओर मुक्का मारा। लॉर्ड डीकन, मुझे बचाओ! जुबिन सिंह ये जानकर चौंक गए कि वो चकमा नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि वो एक भयानक शक्ति द्वारा हवा में कैद कर लिया गया है। ये देखकर कि हथेली उसे मारने वाली है, जुबिन सिंह इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बिना मदद के जोर से दया की भीख मांगने लगा। कोई वास्तव में मेरे नेबुला पवेलियन में अत्याचारी व्यवहार करने की हिम्मत करता है? मरो! अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। एक आकृति दूर से दौड़ी और कुछ छलांगों में रुद्रसेन के पीछे दिखाई दी। उन्होंने रुद्रसेन की ओर एक मुक्का फेंका। उस हमले में एक भयानक विनाशकारी शक्ति थी। उस शक्ति के उतार चढ़ाव के कारण कई लोग पीले पड़ गए। कोई डरा हुआ चिल्लाया, वो बव्वा के लिए समाप्त हो गया। ये नेबुला पवेलियन का डीकन है जो 10वें सेलेस्टियल लेयर मार्शल किंग विशेषज्ञ है। मार्शल किंग राज्य का 10वां स्वर्ग। इस स्तर की साधना का एक व्यक्ति वास्तव में रुद्रसेन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हालांकि रुद्रसेन ने स्मॉल सोल होल्डिंग स्वॉर्ड आउट की शक्तिशाली गुप्त कला की खेती की थी। अगर वो वास्तव में अपने जीवन के साथ दांव पर लगाता है तो ये अभी तक अज्ञात था कि कौन विजयी होगा। इस नेबुला पवेलियन के डीकन का हमला बिजली की तरह तेज था। एक पल में वो रुद्रसेन के सामने आ गया था। उसकी हथेली बेशर्मी से नीचे की ओर टूट गई। ये ओवर होने वाला है।
मुझे डर है कि इस हथेली से बव्वा मार दिया जाएगा। आश्चर्य की चीखें एक के बाद एक गूंजने लगीं। कई लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये 10वें हेवंस मार्शल किंग राज्य के विशेषज्ञ का हमला है, इसे डॉज करना कितना मुश्किल होगा। जैसे ही हमला रुद्रसेन पर पड़ने वाला था, झपट्टा मारना। हालांकि सभी ने हवा के माध्यम से एक आफ्टर इमेज फ्लैश देखा और बिना किसी निशान के गायब हो गया। रुद्रसेन गायब हो गया था। इतनी तेज गति! कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। रुद्रसेन की गति बहुत तेज थी। जब खतरा निकट आया तो वो वास्तव में एक पल में प्रतिद्वंद्वी के हमले को डॉज करने में सफल रहे। ये क्षमता वास्तव में चौंकाने वाली थी। आखिरकार रुद्रसेन के प्रतिद्वंद्वी 10वें हेवंस मार्शल किंग राज्य के विशेषज्ञ थे। बैंग! नेबुला पवेलियन के डीकन के आक्रमण ने रुद्रसेन को नहीं मारा, इसके बजाय वो हवा में फट गया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक काली पड़ गई। झपट्टा मारना। अगले ही पल रुद्रसेन उसके ऊपर प्रकट हुए। उनका दाहिना पैर अचानक झूला और एक पैर का चाबुक 10वें हेवंस मार्शल किंग राज्य के डीकन पर हिंसक रूप से बरसा। रुद्रसेन की कमर झींगा के आकार में मुड़ी हुई थी। फिर उन्होंने अचानक अपनी कमर से ताकत लगाई। अपनी कमर से ताकत के साथ वो सबसे चौंकाने वाले आक्रमण के साथ विस्फोट हो गया। तेज हवा की सीटी बजी। इस आक्रमण के आतंक को महसूस करते हुए नेबुला पवेलियन के डीकन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उन्होंने ब्लॉक करने के लिए हाथ उठाया। एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई और उसकी बाह के चारों ओर लिपट गई। एक जोरदार धमाके के बाद रुद्रसेन का आक्रमण बेरहमी से प्रतिद्वंद्वी की बाह में घुस गया। नेबुला पवेलियन का डीकन उड़ता हुआ चला गया। हालांकि ये व्यक्ति बहुत भयानक था। उन्होंने रुद्रसेन के लेग विप की शक्ति को आसानी से भंग कर दिया। वो जमीन पर उतरा, लेकिन उसका चेहरा अत्यंत उदास था। नेबुला पवेलियन के एक डीकन के रूप में वो वास्तव में एक युवक के साथ द्वंद्व में नुकसान में था। इससे नेबुला पवेलियन के डीकन को लगा कि उसने अपना चेहरा खो दिया है। ये लव शर्मा है। वो शिष्यों के पंजीकरण के प्रभारी उपयाजकों में से एक है। किसी ने डीकन को स्पष्ट रूप से देखने के बाद उसकी पहचान ली। हमलावर अपने 50 के दशक में लग रहा था। वो पतला था और उसकी आंखों में एक भयानक अभिव्यक्ति थी। जुबिन सिंह लव शर्मा की वजह से रुद्रसेन के आक्रमण से बच गए। हालांकि इस समय वो अभी भी बहुत पीले थे और वो अभी भी डर से उभर नहीं पाए थे। क्या नेबुला पवेलियन के उपयाजक भी सही और गलत में अंतर करने में असमर्थ है? रुद्रसेन ने लव शर्मा को ठंड से देखा। है बव्वा, तुम मेरे नेबुला पवेलियन में परेशानी पैदा करने आए थे और तुमने इस डीकन के बारे में बात करने की हिम्मत की? लव शर्मा ने उपहास करते हुए कहा। रुद्रसेन ने लव शर्मा की ओर ठंड से देखा। हा, कितना हास्यास्पद है। ये मत कहो कि तुम अभी यहां आए हो। चूंकि तुम यहां सूचना दर्ज करने के प्रभारी डीकन हो, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि जब रणदीप हुड्डा द्वारा मेरे भाई को बदनाम किया जा रहा था तो तुम कहां थे? जब रणदीप हुड्डा ने मेरे भाई को अपमानित किया था तब तुम कहां थे? जब रणदीप हुड्डा मुझ पर हमला करना चाहता था तब तुम कहां थे? जब जुबिन सिंह पर हमला हुआ तब तुम कहां थे? क्या तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुमने ये नहीं देखा? अब जबकि तुम देखते हो कि जुबिन सिंह मेरा मैच नहीं है, तो तुम दौड़कर मुझसे सवाल पूछते हो? मैंने पहले बेशर्म लोगों को देखा है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे जैसे बेशर्म लोगों को नहीं देखा। कई लोगों ने रुद्रसेन को अवाक रहकर देखा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि रुद्रसेन लव शर्मा का वर्णन करने के लिए बेशर्म जैसे शब्द का उपयोग करने की हिम्मत करेंगे। इस आदमी की हिम्मत बहुत बड़ी है ना? क्या उन्हें नहीं पता था कि ये लव शर्मा को पूरी तरह से नाराज कर देगा? बव्वा, तुम मौत को डेट कर रहे हो। लव शर्मा दहाड़ने लगा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। फा! रुद्रसेन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। क्या मैंने तुम्हारे गले में चोट की? तुम बहुत घबराए हुए और हताश हो? अच्छा, कितनी तेज जीभ वाला बव्वा है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे चीजों को करने का तरीका अतुलनीय निर्दम है। आज मैं तुम्हें पकड़कर नेबुला पवेलियन की जेल में फेंक दूंगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि तुम राक्षसी मार्ग द्वारा भेजे गए जासूस हो या नहीं। लव शर्मा ने उपहास किया और रुद्रसेन की ओर दौड़ने लगा। बूढ़ा कुत्ता, मुझे राक्षसी मार्ग का जासूस बदनाम कर रहे हो? मैं देखता हूं कि तुम्हारे जैसा बूढ़ा कुत्ता सही और गलत नहीं बता सकता। तुम राक्षसी मार्ग के जासूस हो। रुद्रसेन ने उपहास किया। लव शर्मा के सामने आने से वो बिल्कुल भी नहीं डरा था। बूम! रुद्रसेन के शरीर से एक भयानक आभा फैली। ये आभा थी बहादुरी की आभा और कभी पीछे नहीं हटने की। जब आभा फैली तो कई किसान जो उसके करीब थे तुरंत पीले पड़ गए। आभा? ये वास्तव में आभा है? ये कैसे हो सकता है? वो बव्वा आभा को कैसे संघनित कर सकता है? यहां तक कि यिन यांग राज्य का विशेषज्ञ भी आभा को संघनित करने में सक्षम नहीं हो सकता। नहीं, मैंने सुना है कि कुछ प्रतिभाएं अपेक्षाकृत कम खेती के साथ भी आभा को संघनित कर सकती हैं। ये बच्चा बहुत भयानक है। उन्होंने वास्तव में इतनी जल्दी आभा को संघनित कर लिया। उनकी प्रतिभा स्वर्ग विरोधी होनी चाहिए।
मैं अब इसे और नहीं सह सकता। पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो, उसकी आभा बहुत भयानक है। अगर हम थोड़ी देर और रुकते हैं तो हम सभी को खून की उल्टी की हद तक हिला दिया जाएगा। कई लोग डर के मारे चिल्लाए और अत्यंत शोचनीय स्थिति में पीछे हट गए। श्यामवीर, उत्तम और अन्य सभी ने रुद्रसेन की आभा के दबाव से पीले पड़ गए। अब तक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि जिस रुद्रसेन को वे पहले हे दृष्टि से देखते थे वो वास्तव में इतना भयानक था। ये इतना भयानक था कि वे केवल उसकी ओर देख सकते थे। आपने वास्तव में आभा संघनित की? लव शर्मा की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वो अचानक भयभीत महसूस कर रहा था। उसके सामने ये बच्चा बहुत भयानक है। अब जबकि वे पहले से ही एक दूसरे को नाराज कर चुके हैं, तो अगर उन्होंने इस बव्वा को नहीं मारा तो क्या वो भविष्य में बदला लेगा? जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो लव शर्मा की आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। वो अपनी युद्ध शक्ति को संघनित करके रुद्रसेन को मारना चाहता था, लेकिन लव शर्मा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी अपनी शक्ति के दबाव में रुद्रसेन की शक्ति से दबाव में पड़ रही थी। फिर मैं एक गुप्त आत्मा तकनीक का उपयोग करके सीधे इस बव्वा की आत्मा को नष्ट कर दूंगा। लव शर्मा के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान भर गई। नेबुला पवेलियन आत्मा तकनीकों में विशेषज्ञ था, इसलिए लव शर्मा के लिए उन्हें जानना सामान्य था। ये आदमी मुझे मारना चाहता है। ऐसा लगता है कि वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या वो एक गुप्त आत्मा तकनीक का उपयोग करने जा रहा है? रुद्रसेन का दिल फुदका और वो उपहास किए बिना नहीं रह सका। आत्मा तकनीकों में प्रतिस्पर्धा। उनका मानना था कि लव शर्मा की सीक्रेट सोल तकनीक उनके आक्रमण को नहीं रोक पाएगी। रुद्रसेन ने भी एक गुप्त आत्मा तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। बूम! उन दोनों ने अपनी गुप्त आत्मा तकनीकों का उपयोग करते हुए एक ही समय पर हमला किया। उनकी गुप्त आत्मा तकनीकें जमकर टकराईं। आह! क्या मैं चीजें देख रहा हूं? नहीं, ये वास्तविक नहीं हो सकता। वो आदमी 10वीं लेयर मार्शल किंग को कैसे हरा सकता है? कई लोग मौत से डर गए जब उन्होंने देखा कि लव शर्मा जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके सिर को पकड़कर वो चिल्ला रहा था। इस पर विश्वास करना बहुत कठिन था। ये कालवीर और अन्य लोग सदमे में अपने सामने के दृश्य को देखने लगे। ये आदमी वास्तव में बहुत मजबूत है। माधुरी ने चमकती निगाहों से रुद्रसेन की ओर देखा। सुहानी ने बिना पलक झपकाए रुद्रसेन को घूरने लगा। संघर्ष ने लंबे समय से कई दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया था। यहां तक कि कुछ उपयाजक भी द्वंद्व युद्ध देखने आए थे। कितना शक्तिशाली बच्चा है! शो देख रहे कई डीकन भी चुपके से हैरान रह गए, क्योंकि मार्शल किंग दायरे के 10वें स्वर्ग में उपयाजकों के बीच लव शर्मा की साधना सामने रैंक करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अब वो हार गया था। उस बच्चे में किसी प्रकार की शक्तिशाली आत्मा गुप्त तकनीक विकसित की होगी। परिचारकों में से एक ने फुसफुसाया। नेबुला मंडप आत्मा के हमलों में विशिष्ट था, लेकिन इन परिचारकों को सबसे अच्छी आत्मा गुप्त तकनीकों का पता नहीं था। एल्डर नक्षत्र यहाँ है, रास्ता बनाओ। दूर से एक चिल्लाहट आई। जब उन्होंने सुना कि एल्डर नक्षत्र आ गए हैं तो कई लोगों ने जल्दी से रास्ता बना लिया। एल्डर नक्षत्र बाहरी आंगन के प्रभारी 5 बुजुर्गों में से एक थे। वो यिन यांग दायरे में था और पूरे नेबुला मंडप में उसकी असाधारण स्थिति थी। जल्द ही एल्डर नक्षत्र चले गए। एल्डर नक्षत्र अपने 40वें वर्ष में लग रहे थे। उसने हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था और काफी विद्वान लग रहा था। स्थिति देखकर एल्डर नक्षत्र ने पूछा, क्या हो रहा है? एक डीकन ने जल्दी से आगे कदम बढ़ाया और एल्डर नक्षत्र को वो सब कुछ बताया जो वो जानता था। इस उपयाजक ने किसी पक्ष का पक्ष नहीं लिया और बहुत निष्पक्ष रूप से बात की। एल्डर नक्षत्र ने रुद्रसेन की ओर देखा और पूछा, क्या आप वही थे जिन्होंने लव शर्मा को घायल किया था? रुद्रसेन ने सिर हिलाया। ये सही है, ये मैं था। नायक वास्तव में युवाओं से आते हैं। ये लव शर्मा रास्ता नहीं बता सकता और नेबुला पवेलियन की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया। वो वास्तव में नीच है। दोस्तों, लव शर्मा, जुबिन सिंह और रणदीप हुड्डा को ले जाओ। एल्डर नक्षत्र गहरी आवाज में चिल्लाए। इस जिंग स्वान एल्डर की हरकतों ने तुरंत जयकारों की लहर को आकर्षित किया। ये स्पष्ट था कि कौन सही था और कौन गलत। यदि नेबुला मंडप आंख मूंद कर उसकी रक्षा करता है तो ये इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। एल्डर नक्षत्र के कार्यों की जड़ें वास्तव में लोगों के दिलों में गहराई से थी। मैं कैसे संबोधित करूं आपको छोटे दोस्त? एल्डर नक्षत्र ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और रुद्रसेन की ओर देखा। मेरा नाम रुद्रसेन है। क्या आप शिष्य परीक्षा में भाग लेने के लिए नेबुला मंडप आए हैं? एल्डर नक्षत्र ने पूछा। हाँ, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। क्या आपके पास कोई सिफारिश पत्र है? एल्डर नक्षत्र ने पूछना जारी रखा। ये मेरे दोस्त का सिफारिश पत्र है और ये तावीज़ मुझे नेबुला मंडप में एक वरिष्ठ द्वारा दिया गया था। रुद्रसेन ने शंभू का सिफारिश पत्र और तावीज़ एल्डर नक्षत्र को सौंप दिया। एल्डर नक्षत्र ने शंभू के सिफारिश पत्र पर नजर डाली, फिर तावीज़ की ओर देखा। उसने ध्यान से इसे महसूस किया और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। एल्डर नक्षत्र ने रुद्रसेन की ओर देखा और पूछा, क्या आप भगवान गुरुनाथ को जानते हैं? रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि भगवान गुरुनाथ जिसके बारे में एल्डर नक्षत्र बात कर रहे थे वो नेबुला मंडप से सर्वशक्तिमान होने चाहिए। रुद्रसेन ने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। तो भगवान गुरुनाथ जिन 3 बच्चों के बारे में बात कर रहे थे वो आप ही हैं।
आपकी पहचान में कोई समस्या नहीं है। थोड़ी देर में कोई आपके लिए नेबुला पवेलियन में रहने की व्यवस्था करेगा और फिर कोई आपके घरों में स्टार गेजिंग चार्ट भेजेगा। नेबुला मंडप आपको स्टार गेजिंग चार्ट देखने के लिए 10 दिन का समय देगा। 10 दिनों के बाद आपको पता लगाना होगा कि आपने स्टार गेजिंग चार्ट के कितने रूप देखे हैं। ये पहला टेस्ट है और पहला टेस्ट पूरा होने के बाद ही दूसरा टेस्ट शुरू होगा, एल्डर नक्षत्र ने कहा। हाँ, रुद्रसेन ने जवाब दिया। डीकन मार्गशी उन तीनों को आराम करने के लिए ले चले। ये तीनों अस्थायी रूप से आपके नाम पर होंगे। एल्डर नक्षत्र ने अपना हाथ लहराया। हाँ, एक खूबसूरत महिला बाहर चली गई। वो लगभग 30 वर्ष की लग रही थी। उसकी आकृति कामुक थी, उसकी त्वचा कोमल थी, उसका चेहरा सुंदर था और उसकी आंखें आकर्षक थी। वो रुद्रसेन की ओर मुड़ी और एक आकर्षक मुस्कान के साथ बोली, छोटे भाई, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं कि आपने भगवान गुरुनाथ से दोस्ती कर ली। भगवान गुरुनाथ ने हमसे आप तीनों की अच्छी से देखभाल करने को कहा। हालांकि हमारे पास भगवान गुरुनाथ के निर्देश हैं, लेकिन फिर भी आपको परीक्षा पास करने की आवश्यकता है। यदि आप परीक्षा पास नहीं कर सकते तो इसका उपयोग आपके खिलाफ किया जाएगा। हम समझते हैं। रुद्रसेन और अन्य तीनों ने जल्दी से सिर हिलाया। हे, इतना आरक्षित मत बनो। मैं तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं हूं, इसलिए तुम मुझे बड़ी बहन मार्गशी कह सकती हो। खूबसूरत महिला ने आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें पानी से भरी हुई थी और उसकी सांस से ऑर्किड की तरह गंध आ रही थी। रुद्रसेन को लगा कि खूबसूरत महिला जाने अनजाने में उसे देख रही है। जल्द ही मार्गशी रुद्रसेन और अन्य तीनों को एक सुंदर आंगन वाले क्षेत्र में ले आई। यहाँ कई 2 मंजिला आंगन थे और प्रत्येक आंगन में 49 कमरे थे। ये नेबुला मंडप के बाहरी शिष्यों के लिए आंगन थे और सभी को एक कमरा दिया गया था। ये एक स्टार चार्ट है। इस दौरान इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। नेबुला मंडप आत्मा की ऊर्जा को महत्व देता है। आपकी आत्मा ऊर्जा जितनी मजबूत होगी, आप उतने ही अधिक परिवर्तन देख सकते हैं। मार्गशी ने रुद्रसेन, योहान और शंभू को 3 स्टार चार्ट सौंपे। शंभू ने अपना सिर खुजाया और पूछा, परीक्षा पास करने के लिए हमें कितने स्टार चार्ट देखने होंगे? मार्गशी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्टार चार्ट एक खजाना है जिसे नेबुला पवेलियन के संस्थापक पूर्वज सुप्रीम नेबुला ने संयोग से पाया था। पूर्वज ने बाद में इसे एक स्टार चार्ट में कॉपी कर लिया। स्टार चार्ट हमेशा बदलता रहता है और यदि आप पहली परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आपको 9 अलग अलग स्टार चार्ट देखने होंगे और उन्हें ड्रॉ करना होगा। रुद्रसेन ने पूछा, इस स्टार चार्ट में कितने स्टार चार्ट हैं? इसके बारे में मैं भी निश्चित नहीं हूं। ऐसा कहा जाता है कि सुप्रीम नेबुला गॉड एंसेस्टर ने 38,000 स्टार चार्ट देखे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इनमें से किसी एक हिस्से को ही देखा था। इस प्रकार यहां तक कि हमारे नेबुला मंडप को भी नहीं पता कि स्टार मैप में कितने स्टार मैप हैं। ये स्टार चार्ट वास्तव में इतना असाधारण है। रुद्रसेन, योहान और शंभू सभी चौंक गए। मार्गशी ने कहा, बिल्कुल, स्टार चार्ट को प्राइमोर्डियल एरा में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ द्वारा पारित किया गया था और ऐसा कहा जाता है कि इसमें सबसे शक्तिशाली आत्मा तड़पने की तकनीक शामिल है। आपको पता होना चाहिए कि आत्मा को भी विकसित किया जा सकता है। गुप्त आत्मा तड़पने की तकनीकें 2 प्रकार की होती हैं। पहला अधिक सामान्य आक्रमण तकनीक है, जो आत्मा के हमले को संघनित करने के लिए आत्मा ऊर्जा का उपयोग करती है। हालांकि ये आक्रमण तकनीक आत्मा के स्तर को नहीं बढ़ा सकती है। दूसरा आत्मा तड़पने की तकनीक है, जिसमें कोई आक्रमण शक्ति नहीं है, लेकिन ये किसी की आत्मा ऊर्जा को बहुत बढ़ा सकती है। कल्टीवेटर्स की दुनिया में आत्मा तड़पने की तकनीकें अत्यंत दुर्लभ हैं और यहां तक कि नेबुला मंडप ने अभी तक स्टार चार्ट में छिपी मिस्टिकल आत्मा तड़पने की तकनीक की खोज नहीं की है। योहान ने पूछा, स्टार चार्ट में आत्मा तड़पने की तकनीक कितनी शक्तिशाली है? मार्गशी ने कहा, आदिकाल में जब विशेषज्ञ वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे तो प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट आर्ट को आदिकाल की नंबर 1 प्रतिबंधित दिव्य कला के रूप में जाना जाता था। हालांकि ये सही नहीं है। प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट आर्ट शरीर के तंपन और जादुई ऊर्जा को संघनित करने के लिए नंबर 1 प्रतिबंधित दिव्य कला है, लेकिन ये आत्मा की खेती के लिए नंबर 1 प्रतिबंधित दिव्य कला नहीं है। आदिकाल में आत्मा की खेती के लिए नंबर 1 प्रतिबंधित दिव्य कला को प्राइमोर्डियल स्टार गेजिंग आर्ट कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये स्टार चार्ट में छिपा हुआ है। कमरे के अंदर रुद्रसेन पालथी मारकर बैठकर सामने स्टार गेजिंग चार्ट को देख रहे थे। चूंकि स्टार गेजिंग चार्ट को नेबुला पवेलियन द्वारा अपने शिष्यों की प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए निकाला गया था, इसलिए शायद ये लंबे समय से चारों ओर फैला हुआ था। हालांकि कोई भी इससे तथाकथित इमॉर्टल स्टार गेजिंग आर्ट को समझने में सक्षम नहीं था। रुद्रसेन को महसूस हुआ कि अफवाहें सच नहीं हो सकती हैं। यदि प्राइमोर्डियल स्टार गेजिंग आर्ट वास्तव में स्टार चार्ट में मौजूद था तो कोई भी इसकी गहराई को क्यों नहीं समझ पाता था। आखिरकार इन वर्षों में कौन जानता था कि स्वर्ग के कितने गर्व से भरे पुत्रों और सर्वोच्च विशेषज्ञों ने स्टार चार्ट को देखा था। रुद्रसेन ने स्टार गेजिंग चार्ट को ध्यान से देखा। उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई और स्टार गेजिंग चार्ट के बाद स्टार गेजिंग चार्ट उसके मन में दिखाई दिए। ये ऐसा था जैसे एक स्टार गेजिंग चार्ट 7 सितारों से बना था और ये एक चम्मच के आकार का था। सितारों में से एक भूरा भालू था। सितारों में से एक आधा मनुष्य आधा घोड़ा अजीब जानवर था। स्टार गेजिंग चार्ट में से एक विशाल ड्रैगन था।
रुद्रसेन के मन में स्टार गेजिंग चार्ट के बाद स्टार गेजिंग चार्ट दिखाई दिए। अंत में रुद्रसेन के मन में 700 से अधिक स्टार गेजिंग चार्ट दिखाई दिए। 700 से अधिक स्टार गेजिंग चार्ट को देखने के बाद रुद्रसेन को महसूस हुआ कि उनका दिमाग कुछ थक गया है। सुप्रीम गॉड नेबुला 38,000 स्टार गेजिंग चार्ट का निरीक्षण करने में सक्षम था, लेकिन मैंने केवल 739 स्टार गेजिंग चार्ट देखे। दिव्य आत्मस्तर के साधक वास्तव में शक्तिशाली हैं। रुद्रसेन आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। फिर रुद्रसेन क्रॉस लेग्ड बैठ गए और हेवन स्टार सोल जेट से मून एसेंस के एक हिस्से को अवशोषित किया। उसकी आत्मा ऊर्जा जल्दी से ठीक हो गई और वो फिर से ऊर्जा से भर गया। फिर रुद्रसेन ने दूसरी बार स्टार गेजिंग चार्ट का अवलोकन किया। इस बार उन्होंने 745 स्टार गेजिंग चार्ट देखने के बाद ही अपनी मानसिक ऊर्जा समाप्त कर दी। ये स्टार चार्ट वास्तव में रहस्यमय है। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि जब मेरी मानसिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तो मैं हेवन स्टार सोल जेट से मून एसेंस को अवशोषित कर लूंगा और मेरी आत्मा ऊर्जा में बहुत वृद्धि होगी। ये केवल स्टार चार्ट है, न कि आदिकालिक स्टार गेजिंग आर्ट। यदि मैं आदिकालिक स्टार गेजिंग आर्ट प्राप्त कर सकता हूं तो मेरी आत्मा ऊर्जा को बहुत तेज गति से बढ़ना चाहिए। रुद्रसेन मन ही मन सोचने से नहीं रोक सके। उन्होंने उस रात 2 बार सितारों को देखा और लगभग सुबह होने वाली थी। रुद्रसेन बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे थे। प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स क्यू एलिफेंट आर्ट का संचार कर रहे थे। कमरा उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों से भरा हुआ था और बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक क्यू रुद्रसेन के शरीर में बह रही थी, जो उनके द्वारा अवशोषित की जा रही थी। जब आकाश में सूर्य ऊंचा था तो रुद्रसेन ने खेती करना बंद कर दिया। उसने अपने शरीर में संघनित असली क्यू को देखा। रुद्रसेन काफी संतुष्ट थे। यदि सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें 3 महीने में 9वें स्वर्ग तक आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। मेरी अमर रक्तरेखा कब जागृत होगी? रुद्रसेन विचार किए बिना नहीं रह सके। वो थोड़ा आशान्वित थे। अपने पिता की ये ट्यूब से उन्होंने सीखा कि अमर रक्तरेखा एक बहुत मजबूत रक्तरेखा होनी चाहिए। जहां तक इसके विशिष्ट उपयोगों का संबंध है, रुद्रसेन को अभी भी नहीं पता था। वास्तव में रुद्रसेन अपनी अमर रक्तरेखा को गोलियों द्वारा जगा सकते थे, लेकिन अपने स्वयं के रक्त को जगाने के लिए गोलियों का उपयोग करने के दुष्प्रभाव थे। गोलियों में गोली विषाक्त पदार्थ होते हैं जो जागृत होने पर रक्तरेखा के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिससे जागृत रक्तरेखा की शक्ति कमजोर हो जाती है। उस समय उन्होंने देजी की रक्तरेखा को जगाने के लिए प्राइमोर्डियल ब्लड डायमंड गोली का उपयोग किया था, क्योंकि उनकी प्रतिभा बहुत खराब थी। इसके अलावा देजी उस समय बहुत दयनीय स्थिति में थी। इसके अलावा रुद्रसेन ने महसूस किया था कि देजी की रक्तरेखा बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे उसकी रक्तरेखा को जगाने के लिए प्राइमोर्डियल ब्लड डायमंड गोली दी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो सेक्रेड एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन को जगाएंगी, एक शक्तिशाली रक्तरेखा जो केवल किंवदंतियों में दिखाई देती है। रुद्रसेन की स्थिति देजी से अलग थी। यदि रुद्रसेन अपनी अमर रक्तरेखा को नहीं जगाते तो उनकी प्रतिभा पहले से ही काफी मजबूत थी, इसलिए उन्हें अपनी अमर रक्तरेखा को जगाने के लिए गोलियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। प्राकृतिक रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, मुझे 1 दर्जन या उससे अधिक नक्शे मिले। मार्गी ने कहा, हालांकि 1 दर्जन बकाया नहीं है, ये पास करने के लिए पर्याप्त है। इतना कहने के बाद मार्गशी ने अपने शरीर को रुद्रसेन के शरीर से दबाया और रुद्रसेन को उसके शरीर से आने वाली एक हल्की सुगंध की गंध आ रही थी। अहम, बड़ी बहन मार्गशी, तुम मेरे खिलाफ दबाव डाल रही हो, रुद्रसेन ने अजीब तरह से कहा। मार्गशी उतनी ही चंचल लग रही थी जितनी अफवाहों में कहा गया था। न केवल वो चकमा नहीं दिया, बल्कि वो रुद्रसेन की गोद में भी बैठ गई। उसने धीरे से रुद्रसेन की छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, उस दिन जब मैंने तुम्हारी ताकत देखी तो मुझे लगा, तर करना, क्या आप स्वाद लेना चाहते हैं? मार्गशी के शब्द बेहद भड़काऊ थे। रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन भौएं चढ़ा दी। उन्होंने पिछले 2 दिनों में मार्गशी के बारे में कुछ बातें सुनी थीं, लेकिन रुद्रसेन को नहीं पता था कि वे अफवाहें सच थीं या नहीं। हालांकि उसने परवाह नहीं की। बड़ी बहन मार्गशी, क्या आप गंभीर हैं? क्या आप दिन के उजाले में सुने जाने से नहीं डरते? रुद्रसेन ने मार्गशी की ओर मुस्कुराते हुए देखा, जो मुस्कुराहट नहीं थी। मार्गशी की वासनापूर्ण आंखें सामान्य हो गईं। वो खड़ी हो गई और एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, चलो इसे आज रात करते हैं। वो खिलखिला उठी और उसके बड़े सफेद खरगोशों की जोड़ी आगे पीछे उछल गई। ये बहुत आकर्षक था, लेकिन रुद्रसेन ने मार्गशी की ओर नहीं देखा। मार्गशी मदद नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ा निराश महसूस कर रही थी। उसने उसे इस तरह बहकाया था, लेकिन उसके मन में कोई बुरा विचार क्यों नहीं आया? मार्गशी रुद्रसेन के विचारों को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो जल्दी से रुद्रसेन से दूर भाग गई। मार्गशी उस रात नहीं आई और रुद्रसेन ने अगले कुछ दिनों तक उसे देखा भी नहीं था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार पहला टेस्ट शुरू हुआ। परीक्षा देने आए किसानों को बैचेज में विभाजित किया गया और परीक्षण हॉल में प्रवेश किया गया। परीक्षण हॉल के बीच में एक पत्थर का मंच रखा गया था और पत्थर के मंच पर रून अंकित थे। जो किसान परीक्षा देना चाहता था वो पत्थर के चबूतरे के सामने आया और उस पर हाथ रख दिया। एक स्टार चार्ट दिखाई देगा। फिर परीक्षा देने वाले शिष्य को अपने द्वारा देखे गए स्टार चार्ट को बनाना था।
नेबुला मंडप शिष्यों को धोखा देने से नहीं डरता था, क्योंकि नेबुला मंडप के परीक्षण करने वाले सभी बुजुर्गों के पास एक बहुत ही विशेष मार्शल आत्मा थी। वे समझ सकते थे कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। यदि कोई स्टार चार्ट के बारे में बात करे जिसका उपयोग वे दूसरों के साथ संवाद करते थे, तो ये निश्चित रूप से झूठ बोलने के कारण शरीर में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन का कारण बनेगा। उदाहरण के लिए, दिल तेजी से धड़केगा, पुतलियां थोड़ी सिकुड़ जाएंगी, मूड में बदलाव और इसी तरह। ये सभी तरीके नेबुला मंडप के बुजुर्गों द्वारा ये निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाते थे कि कोई कृषक झूठ बोल रहा था या नहीं। इन बहुत अनुभवी बुजुर्गों की सटीकता लगभग 100% थी। एक के बाद एक किसान परीक्षा देने गए। पहले परीक्षण की उन्मूलन दर बहुत अधिक थी, जो 50% तक पहुंच गई थी। पास होने वाले अधिकांश काश्तकारों केवल 1 दर्जन या उससे अधिक स्टार चार्ट देखने में सफल हुए। इस समय लगभग 20 साल का एक युवक ऊपर गया। इस व्यक्ति को प्रज्ञेश कहा जाता था और उसने वास्तव में 72 स्टार चार्ट देखे, जिससे हंगामा मच गया। उन्हें तुरंत परीक्षण करने वाले बुजुर्गों द्वारा एक प्रमुख अवलोकन लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया, जिससे कई लोगों को ईर्ष्या होने लगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कावेरी ने वास्तव में 149 स्टार चार्ट देखे, जिससे परीक्षण के प्रभारी बुजुर्ग अतुलनीय रूप से खुश थे। इस कावेरी की प्रतिभा आश्चर्यजनक है। रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन खुद को सोचने से नहीं रोक सका। दूसरी ओर योहान ने 52 स्टार चार्ट देखे थे और तीसरे स्थान पर थे। शंभू ने 9 स्टार देखने वाले चार्ट देखे और मुश्किल से पास हुए, लेकिन कम से कम उन्होंने पहली परीक्षा पास कर ली थी। रुद्रसेन दिखावटी नहीं थे। अगर वो ये कहता कि उसने 700 से अधिक स्टार चार्ट देखे हैं, तो शायद उसे नेबुला मंडप द्वारा तुरंत अनुसंधान के लिए कैद कर लिया जाता। उस समय उसे ये भी नहीं पता होता कि उसकी मौत कैसे हुई। एक बड़े संप्रदाय में शामिल होने के बाद व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता था और अपनी ताकत को छिपाना पड़ता था। रहस्य रखना और मौन रहकर भाग्य बनाना राजा का तरीका था। रुद्रसेन ने 50 स्टार देखने वाले नक्शे बनाए थे। इसे दिखावटी नहीं माना जाता था, लेकिन 50 स्टार गेजिंग नक्शों के साथ भी उन्हें अभी भी टॉप 10 में रखा गया था। परीक्षण के बाद रुद्रसेन, योहान और शंभू परीक्षण हॉल से बाहर निकल गए। कालवीर और बाकी लोगों ने दूसरे हॉल में अपना परीक्षण पूरा किया। उनके खुश चेहरे देखकर उन्हें पहला टेस्ट पास करना चाहिए था। रुद्रसेन, योहान और शंभू को देखने के बाद कालवीर और बाकी लोग उनका अभिवादन करने लगे। रुद्रसेन ने योहान और शंभू के साथ जाने से पहले उनके साथ थोड़ी बातचीत की। कालवीर ने आह भरी। वो महसूस कर सकता था कि रुद्रसेन उनसे अलग हो गए हैं। वो श्यामवीर और अन्य लोगों के प्रति घृणा की गहरी भावना महसूस किए बिना नहीं रह सकता। अगर श्यामवीर, उत्तम और अन्य लोगों का मजाक और उपहास नहीं होता, तो उनका रिश्ता इस हद तक खराब नहीं होता। रुद्रसेन भले ही भविष्य में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बन गए हों, लेकिन अब वो रुद्रसेन से अलग हो गए हैं। वे पश्चाताप से भर गए। युवा मालिक, देखो, क्या वो रुद्रसेन नहीं है? फिलहाल ईस्टर्न डिवाइन प्रिफेक्चर की आनंद प्राचीन राजधानी इस बउए की तलाश कर रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम उसे नहीं ढूंढ सके। वो उजाड़ क्षेत्र में भाग गया। दूर से एक किसान ने रुद्रसेन की ओर इशारा किया, जो दूर जा रहे थे। ये वास्तव में वो बउआ है। नेविल ने रुद्रसेन की ओर उदास भाव से देखा। नेविल हेवनली ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड का युवा मालिक था। अतीत में शनाया देवयानी के प्रति उसके बुरे इरादे थे। रुद्रसेन के संघर्ष के बाद उसने रुद्रसेन की हत्या करने के लिए हत्यारा राजवंश के हत्यारों को किराए पर लेने के लिए एक बड़ी राशि खर्च की। हालांकि हत्यारों को रुद्रसेन द्वारा मार दिया गया। बाद में नेविल ट्रू मार्शल एम्पायर की इंपीरियल कैपिटल से बिना किसी निशान के गायब हो गया। शायद वो जानता था कि मामला उजागर हो गया है, इसलिए उसने ट्रू मार्शल एम्पायर छोड़ दिया। ये आदमी वास्तव में उजाड़ क्षेत्र में प्रकट हुआ। नेविल ने उपहास किया, दुश्मन का तंग रास्ते पर मिलना तय है। वो बच्चा बदकिस्मत है कि वो यहाँ मुझसे मिला है। उसने हाथ लहराया और अपने अनुयायियों के साथ चला गया। नेविल नेबुला मंडप की गहराई में एक आंगन में प्रवेश किया। ये वो जगह थी जहाँ एल्डर नक्षत्र राम करते थे। जब एल्डर नक्षत्र ने नेविल को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े नक्षत्र की चचेरी बहन नेविल की माँ थीं। वास्तव में नेविल को भी नहीं पता था कि उसके असली पिता एल्डर नक्षत्र थे। उस समय एल्डर नक्षत्र की पहचान नेबुला मंडप के एक सामान्य डीकन थी। नेविल की मां नेबुला मंडप की शिष्या थीं। उस समय नेविल की मां की सगाई ऑलरेडी हेवनली ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड के संस्थापक धीरेन्द्र से हो चुकी थी, जो नेविल के नाम मात्र के पिता थे। गर्भवती होने के बाद शनाया की मां ने नेबुला मंडप छोड़ दिया और धीरेन्द्र से शादी कर ली, जिससे नेविल का जन्म हुआ। इस बारे में केवल एल्डर नक्षत्र और नेविल की मां को ही पता था, कोई और नहीं जानता था। इसलिए एल्डर नक्षत्र ने नेविल के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। तुम्हारी माँ कैसी हैं? एल्डर नक्षत्र ने पूछा। नेविल ने कहा, माँ ठीक है। एक पास के बाद नेविल हिचकिचाया। ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ कहना है। तुम हिमिंग और हॉइंग क्यों कर रहे हो? नेविल ने कहा, अंकल, इस बात ऐसी है, जब मैं पूर्वी दिव्य प्रांत में था तो मुझे एक बउए ने लगभग मार दिया था। मैंने उसे अभी नेबुला मंडप में देखा है।
ये सुनकर कि नेविल को लगभग किसी ने मार दिया था, एल्डर नक्षत्र की अभिव्यक्ति अचानक से डूब गई। एल्डर नक्षत्र ने पूछा, वो कौन था? ये एक रुद्रसेन नाम का लड़का था। वो एक मॉन्स्टर जासूस है और अक्षमणीय रूप से दुष्ट है। वो फिलहाल आनंद प्राचीन राजधानी द्वारा वांटेड है। मुझे नहीं पता कि वो बंजर क्षेत्र में कैसे आया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो नेबुला मंडप के परीक्षण में भाग ले रहा है। जैसा कि नेविल ने कहा, स्वाभाविक रूप से वो रुद्रसेन की निंदा करना चाहता था। ये वही है? एल्डर नक्षत्र ने थोड़ा भौएं चढ़ाई। अंकल, क्या आप उसे जानते हैं? नेविल ने पूछा। इस बहुए ने एक बार नेबुला मंडप के एक महाशक्तिमान के लिए एक खजाना योगदान दिया था। उस महाशक्तिमान ने नेबुला मंडप से उसकी देखभाल करने के लिए कहा था। एल्डर नक्षत्र ने भौएं चढ़ाते हुए कहा। जहां तक नेविल के इस दावे का सवाल है कि रुद्रसेन एक मॉन्स्टर जासूस है, एल्डर नक्षत्र को इस पर विश्वास नहीं हुआ। सर्वशक्तिमान गुरुनाथ ये कैसे नहीं बता सकते थे कि रुद्रसेन एक मॉन्स्टर जासूस है? चाचा, उस समय मैं लगभग उस बहुए के हाथों मर गया था। अगर मैं जल्दी से नहीं बच पाता तो हम जीवन और मृत्यु से अलग हो जाते। नेविल ने आग में तेल डालना जारी रखा। वो जानता था कि उसके इस चाचा को उसके लिए एक असाधारण प्रेम है। जितना दुखी वो होता था, उसके चाचा उतने ही क्रोधित होते थे। उसने चुपके से अपने चाचा की ओर देखा। अपने चाचा के चेहरे पर उदास भाव देखकर नेविल ने मन ही मन खुशी महसूस की। उसने बोलना जारी रखा, चाचा, इस बारे में सोचिए, एक पावर हाउस एक छोटे किसान पर क्यों ध्यान देगा? अगर वो मर भी गया तो ये कहा जा सकता है कि अनुभव करते हुए उसकी मौत हो गई। वे पावर हाउस भी एक छोटे कल्टीवेटर के लिए सच्चाई की जांच नहीं करेंगे। नहीं, इसके अलावा महाशक्तिमान अक्सर वर्षों या दशकों के लिए एकांत में चले जाते हैं। जब तक वे बाहर आएंगे तब तक वे लंबे समय से एक छोटे बहुए के बारे में भूल चुके होंगे। एल्डर नक्षत्र ने सिर हिलाया। यदि तुम वास्तव में उस बहुए से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें इसे सफाई से करना होगा। इसके बारे में क्या सोचते हो? मैं उसे छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद करने के लिए किसी को भेजूंगा। एल्डर नक्षत्र ने एक नौकर को बुलाया और लव शर्मा को रिहा कर दिया। जब लव शर्मा ने एल्डर नक्षत्र को देखा तो वो जमीन पर घुटने टेककर दया की भीख मांगने लगा। एल्डर नक्षत्र ने कहा, लव शर्मा, मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों का प्रायश्चित करने का मौका दूंगा। मेरे भतीजे को किसी को मारने में मदद करो और एक बार जब तुम कर लोगे तो मैं तुम्हारी स्थिति बहाल कर दूंगा। शिहाई आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप किसे मारना चाहते हैं? सर, रुद्रसेन, एल्डर नक्षत्र ने उपहास किया। जब उसने सुना कि जिस व्यक्ति को वो मारना चाहते हैं वो रुद्रसेन है तो लव शर्मा इतना उत्तेजित हो गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कहा, भले ही आप मुझे ना बताएं, मैं उस बहुए को टुकड़े टुकड़े करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि वो बच्चा आत्म तकनीकें जानता है। तुम्हें उसके साथ आत्म तकनीकों में प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी आत्मा की रक्षा के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करो और फिर उसे कुचलने के लिए अपनी साधना का उपयोग करो। तुम आसानी से उसकी जान ले सकते हो। एल्डर नक्षत्र ने कहा, आप चाचा कहते हैं। मैं समझता हूं, मैं निश्चित रूप से उस बहुए को मार डालूंगा। रुद्रसेन ने कहा। लव शर्मा ने घोर भ्रष्टता से कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। एल्डर नक्षत्र ने अपना हाथ हिलाया। लव शर्मा पीछे हट गए। नेविल ने कहा, चाचा, ये लव शर्मा, एक बार जब हम कर लेंगे तो उसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। एल्डर नक्षत्र की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं। अपने कमरे में रुद्रसेन स्टार चार्ट को समझ रहा था। वो अब 872 स्टार चार्ट को समझ सकता था। इस दौरान रुद्रसेन हर दिन स्टार चार्ट को समझ रहा था। जब उसकी आत्मा ऊर्जा समाप्त हो जाती तो वो तुरंत ठीक होने के लिए हेवन स्मॉल सोल जेड से मून एसेंस को अवशोषित कर लेता। एक बार जब उसकी आत्मा ऊर्जा ठीक हो गई तो वो महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा ऊर्जा में लंबे छलांग और बढ़त हुई है। इसके अलावा रुद्रसेन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की खोज की थी। वो जितने अधिक स्टार चार्ट को समझ सकता था, ठीक होने के बाद उसकी आत्मा ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती थी।